तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लेट नाइट सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। अभिषेक जी, क्या बात है। बहुत कैसे हैं अभिषेक जी? शानदार हैं। बढ़िया सर, नमस्ते सर। वाह, थोड़ा हमको देर लग गई क्योंकि आप पहले स्क्रीन में दिख गए थे, तो आपके कलर का शर्ट जो खोजने में समय लग गया। तो आज लाइव आने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन खाते खाते याद आ गई। खाते 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 तेरी याद आ गई, तो हमने कहा चलो याद आ गई अभिषेक की, तो आज सेशन कर लिया जाए। और आज के सेशन में हम सभी मिलके, राजू नारायण जी देखिए आगे है ना, कागज कलम दवादला, आ दिल तेरे नाम लिखूं, बिल्कुल है ना, जो लिखोगे वही मिलेगा। कागज कलम दवात में आप जो लिखोगे ना वही मिलेगा। क्योंकि एक कुछ कुछ चीजें होती हैं जीवन में, आप जो लिखते हो मिलता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि ब्रह्मा ने जो लिखा वो मिलेगा, हाथ की लकीरों में जो लिखा मिलेगा, मस्तक में जो लिखा मिलेगा, ऊपर वाले ने जो लिख दिया वो मिलेगा। मतलब एक बात तो तय है ना राजू जी, कि जो लिखा है वो मिलेगा। तो क्यों ना हम लिखें, सुबह उठ के 3 लाइन लिखिए कि मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं स्वस्थ हूं, मैं एक सेहतमंद इंसान हूं, मैं एक जबरदस्त इंसान हूं, मैं बेहतरीन हूं, लाजवाब हूं, शानदार हूं। तो ऐसा शानदार लिखिए। और आपके जीवन में आपको एक्चुअल में जो चाहिए, एक्चुअल में जो चाहिए ना, पहले चीज डिसाइड कर लिए आपको जीवन में चाहिए क्या। जैसे हमारे राजू नारायण जी एकदम बिल्कुल एक्चुअल में उनको चाहिए कि सर मैं एकदम बेहतरीन बैंकर बनूंगा, मैं एक ब्रांच मैनेजर बन के दिखाऊंगा, मैं एक अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा, मैं एक बहुमूल्य इंसान बन के दिखाऊंगा। तो उस चीज को लिखना जरूरी है, क्योंकि सभी चीज आपने लिखा, और जो चीज बार बार लिखेंगे वो आपको मिलके ही रहेगा। क्योंकि प्रकृति की एक अद्भुत ताकत है जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। आप जैसा देखते हैं उसको पाने की कोशिश करते हैं, है ना अभिषेक जी? हम्म जो आपका जो दोस्त है ना, जो चीज लाता है उसके प्रति आप जो चीज देखते हैं उसका अट्रैक्शन होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो अपने आसपास उन चीजों को देखिए जो चीज आपको चाहिए, और उस चीज को हासिल कर लेंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग स्ट्रेटजिक सेशन पे बात करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे साथियों का प्रमोशन एग्जाम है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है प्रमोशन एग्जाम में कि आप किस तरह से तैयारी करेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या छोड़ेंगे, और क्या चीज लिखेंगे। तो सबसे पहले आज हमारे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के बहुत सारे साथियों का प्रमोशन एग्जाम निकला है। आज उनका रिजल्ट निकला है। देखते हैं कोई साथी जुड़े हैं तो उनसे बात करेंगे, उनको बधाई भी दे देते हैं। आज हरेली का त्यौहार है, शुरुआत उन्हीं से करते हैं। शुभम राज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद जुड़े हैं यस शुभम जी। हैं यस सर। शुभम जी? जुड़े हैं? अरे जी वाह, सर। क्या बात है। तो बहुत बहुत गाढ़ा गाढ़ा बधाई हो आपको शुभम जी, गाढ़ा गाढ़ा बधाई हो सर आपको। सर नमस्ते। थैंक यू सर, आपके गाइडेंस के बिना सब कुछ अधूरा टाइप का था। लेकिन मतलब जिस तरह से आप गाइडेंस किए सर, लगा था कि हम लोग भी प्रमोट हो सकते हैं। क्या बात है। बाकी तो मेहनत नहीं। सबसे पहले तो हमारे सभी साथियों की ओर से बधाई स्वीकार कीजिए। आपने आज ही रिजल्ट निकला और आपने साझा किया। और भी, और हमारे कुछ एक दो साथी और जुड़े हुए हैं। तो आपकी लगन में देखा, जब से आपने सेशन अटेंड करना शुरू किया, आप हमेशा इसी तरह जैसे हमारे और तमाम साथी स्क्रीन पर हैं लगातार पढ़ते रहे, और उसका जो मेहनत किए हैं, जो कर्म किए हैं, उसका फल मिला। तो आपके घर के लिए गौरव बढ़ाया आपने, और अपने संस्था के लिए भी एक गौरव बढ़ाया। इसके लिए हम आपको बधाई देना चाहते हैं। थैंक यू सर, थैंक टू ऑल सर। तो शुभम जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? आज तो हरेली का त्यौहार भी है, अब छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। जी सर, जी बिल्कुल सर। तो शुभम जी, हम कुछ आपसे सवाल करेंगे, तो सच्चे मन से जी जो आपका जो अनुभव है, और जो प्राकृतिक अनुभव है जो आपने महसूस किया इस पूरे प्रोसेस में, उसके बारे में हमारे साथियों को थोड़ा मार्गदर्शित करिए। क्योंकि आप सफल हुए हैं तो आप हमारे लिए टेस्टिमोनियल हैं, और हमारे साथियों के लिए रास्ता दिखाने के काम कर सकते हैं। तो जैसा अभी हमारे साथी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप जब स्टार्ट किए थे तो क्या क्या शंकाएं थी, और आपने उसको कैसे कैसे तैयारी की और आज इस मुकाम पर पहुंचे? और हमारे सारे दोस्तों का जीआईबी कर लिए थे, तो उनका हो गया था, मेरा नहीं हुआ था। तो
चूंकि हम थोड़ा सा डिसअपॉइंट उस समय से ही थे, दोस्त से पूछा, उन्होंने विजय सर का क्लास लो। मैंने आपसे बात की और आपका क्लास लिया, अटेंड किया कंटिन्यू। बस यही करता था सर कि जब आपका क्लास होता था तो मैं उसको कोशिश करता था कि मिस नहीं हो। अगर गलती से मिस भी हो गया तो आप रिकॉर्डेड क्लास तुरंत डाल देते थे यूट्यूब पे। तो कोशिश किए सर कि आपका जितना भी है टेस्ट, आप मॉर्निंग टेस्ट देते थे, उसको हम लोग कर लेते थे। एक बार सर आपको याद होगा कि हम लोग एक बार जो कंज्यूमर एक्ट चेंज हुआ वो दिसंबर वाले में, तो हम कंफ्यूज हो गए। इन लोग का अलग अलग हो गया, 50 लाख था पहले, 2 करोड़ तक था ये सब। तो हम कंफ्यूज हो गए, तो कहाँ पूछे, तो विजय सर से पूछते हैं। वो क्वेश्चन भी सेम आया था इस बार। मतलब सर मेरे इस बार की जिस तरह से एग्जाम का स्ट्रेटेजिक चेंज हो रहा है सर, आप शायद शुभम जी से संपर्क टूट गया, उनकी आवाज नहीं आ रही है। तो इस स्टडी सेशन में उनसे मैं एक्चुअल में चाह रहा था कि कैसे कौन कौन से टॉपिक पे ध्यान दिए, उनसे बात करेंगे जब कनेक्शन जुड़ जाएगा। और देखते हैं संजय जी जुड़े हैं क्या, संजय राठौर जी, तो उनसे भी बात करेंगे। संजय जी जुड़े हैं क्या कोरबा से, या छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से और कोई साथी जुड़े हैं? काफी साथियों का रिजल्ट निकला है, लेकिन हो सकता है आज त्यौहार मना रहे होंगे, पार्टी कर रहे होंगे, लेकिन जब मौका मिलेगा तो उनसे भी बात करेंगे। तो ये जो स्ट्रेटजिक सेशन होता है, अभी ट्रेंड पूरा पूरा चेंज हो गया है, आईबीपीएस का ट्रेंड पूरा पूरा चेंज हो गया है। आपको जो आईबीपीएस में अभी क्या चीजें देखनी है, वो आप लोग जो है स्ट्रेटजिक सेशन में अभी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि पहली चीज है, इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है करंट अपडेट। करंट अपडेट, और करंट अपडेट मतलब जैसे अभी एनआरएलएम में चेंज हुआ, ठीक है, एनआरएलएम में चेंज हुआ, तो आप यकीन मानिए एनआरएलएम में जो चेंज हुआ है वो आपके प्रमोशन एग्जाम में वही होगा कि फर्स्ट डोज विल बी 6 टाइम ऑफ द कॉर्पस या मिनिमम 1,50,000। सेकेंड डोज ऑफ एनआरएलएम इज 8 टाइम ऑफ कॉर्पस एंड 3 lakhs मिनिमम, विच एवर इज हायर। तो ये पार्ट जो है, जो चेंजेस होते हैं। तो पहला टॉपिक आप नोट करेंगे कागज डायरी में, क्योंकि आज पीपीटी पीछे नहीं है। तो स्ट्रेटजिक सेशन में आपको 5 चीजें करनी होती है, 5 चीजें करनी होती है। पहले पढ़ना, मतलब पढ़ना है, पहले पढ़ना। दूसरा लिखना। तीसरा सुनना। चौथा समझना। और पांचवा है अभ्यास करना। क्या करना? अभ्यास करना। ये पंच सूत्र है। तो शुभम जी, आप से आपको हमारी आवाज मिल रही है? आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। जी सर, सॉरी सर, एक कॉल आ गया था तो ओके, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट। हाँ। तो हम आपसे पूछना चाह रहे थे शुभम जी, आप जो कह रहे थे कि आपने तैयारी कैसे शुरू की, क्यों, कौन कौन सा टॉपिक आपको जो है मिला, किस तरीके से तैयारी की? सर तैयारी का मुझे खास आइडिया नहीं था सर कि कहाँ से आप जो दिए वो हम पढ़े। उसके लिए हमने कहीं से दिमाग नहीं लगाया, बस आप जो देते गए उसको पढ़ते गए, और बैंक का जो सर्कुलर थे उसको हम अपडेट रखे। ओके, बहुत बढ़िया। आपने एक बार कहा कि जेआईबी होना जरूरी है, तो मुझे उस समय लगा कि एक बार मेरे थोड़ा जेआईबी से चूक गए थे, तो हमको थोड़ा सा जेआईबी नहीं होने का अफसोस भी था। तो लगा कि सर जब बोल रहे हैं कि जेआईबी होना जरूरी है तो जरूर कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज होगा। फिर हम उसको रगड़ के सर उस समय जेआईबी निकाल लिए, तो जेआईबी भी इस बार निकल गया था। वाह। तो मतलब सर आप जिस तरह से बताते गए, और जिस तरह से कभी भी थोड़ा सा लगता था कि होगा नहीं होगा, तो आपसे जब बात होती थी तो फिर अपने आप में जुनून आ जाता था, नहीं करना है, हो सकता है, क्यों नहीं होगा। तो इस स्थिति में सब नेचुरल वे में पढ़ाई किए से ज्यादा नहीं, सुबह 1-1.5 घंटा पढ़े, शाम रात में हुआ जब आप क्लास लिए तो उसमें 1.5-2 घंटा पढ़े, टेस्ट दिए, कभी टाइम मिला टेस्ट मान ली, कोई ऐसा नहीं कि एकदम जब टाइम मिला तब किए सर। और ओके, संजोग से सर आपका गाइडेंस में सर आज प्रोन्नति में जगह मिल पाई सर। बहुत बढ़िया। इसी तरह और भी सीखने की जरूरत है, लगातार सीखते रहिएगा, क्योंकि अपने को मैं तो सर हमारे, जुड़ा रहूंगा सर। हाँ, जो दायित्व है उसको और अच्छे से हम एग्जीक्यूट करना है, कार्य निष्पादन करना है। जिस उद्देश्य के लिए हमें वहां बिठाया गया उसको पूरा करना है, लास्ट माइल तक पहुंचाना है। जी जी। आपको जो काम अलॉट किया गया उसको लास्ट माइल तक पहुंचाना है। तो इसके लिए सीखने की जरूरत होती है। शुभम जी, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, रिटर्न एग्जाम में कितने सवाल आप जो है कॉन्फिडेंट थे कि इतना सवाल मैंने कर लिए? सर मेरे हिसाब से सर उस समय जब हम एग्जाम दे के आए तो सर 20 नंबर हिंदी का होता है,
और 30 नंबर से जनरल सेक्शन होता है बैंकिंग का। तो उसमें लग रहा था सर कि इंटरनल सर्कुलर का 2-3 क्वेश्चन गलत हो गया होगा सर। ऐसे ज्यादातर क्वेश्चन सही ही थे सर, और हमको लगा था कि 6 से 7 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है, और हम परेशान भी थे, लेकिन फाइनली आ गया तो रिजल्ट तो सब ठीक है सर। मैं एक्चुअली मेरी बैंकिंग सर बहुत अच्छी गई थी, जनरल बैंकिंग से जो भी क्वेश्चन था, और सर्कुलर से कुछ थोड़ा सा कहीं कहीं कंफ्यूज हो गया था मैं, बाकी सारा ठीक था सर। ओके, अगर 60 क्वेश्चन बैंकिंग से जो आया हुआ है उसमें दो पार्ट होता है, एक जनरल बैंकिंग होता है, एक इंटरनल बैंकिंग। तो जी आपके सर, कितना कितना आया था 60 क्वेश्चन में से? जनरल बैंकिंग कितना था और इंटरनल बैंकिंग कितना था? इस बार सर 50-50 था सर। अच्छा, तो यही इस हम बार थोड़ा साथियों को अभी अभी जबकि बताना चाह रहे हैं। इससे पहले क्या हुआ था सर कि 40 से 45 क्वेश्चन जो थे ना, वो जनरल बैंकिंग से थे, जो आपके सिलेबस से डायरेक्ट आए थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक चेंजेस किया, 50 ये कर दिया, 50 ये कर दिया, इसलिए आपके कोर्स के साथ साथ सर सर्कुलर का भी अपडेशन इस बार से बहुत जरूरी है। यस, मुझे ये ऐसा दोनों मतलब का है। अपना फीलिंग्स लगा। नहीं नहीं, आपने सही कहा कि अभी 21-22 और 22-23 में 21-22 का आधा समय, लास्ट समय जो एग्जामिनेशन हुए, जो मार्च 22 की बात करें, जो फाइनेंशियल ईयर, और अभी आने वाले, इसमें आपको पूरा पूरा मैक्सिमम जो है इंटरनल सर्कुलर पर फोकस गया है आईबीपीएस के माध्यम से। कारण क्या है, जो अधिकारी कर्मचारी प्रमोट होना चाहते हैं उनको बैंक के अंदरूनी क्रियाकलापों के बारे में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, यही उद्देश्य है। आप जनरल बैंकिंग तो आप सामान्य बैंकिंग जो है आप पहले बहुत आते थे, मतलब अगर देखें तो 80% जनरल बैंकिंग होता था, 20% जो है आपका इंटरनल बैंकिंग होता था। लेकिन अभी इंटरनल जो है होता है। सिनारियो पूरा चेंज हो गया है। अब आपको मैक्सिमम जो है 50-50 जैसा आप कह रहे हैं, तो अगर इसको माने 50-50 तो 60-40 भी एक रेशियो आ रहा है। एवरेज अगर देखेंगे तो 60 जनरल बैंकिंग, 40 जो है इंटरनल बैंकिंग। अब वो जो 40 इंटरनल बैंकिंग होता है, वो हम लोग ज़्यादातर इंटरनल कोर्स पढ़े नहीं रहते हैं, तो उसी में आपको ऐसा लगता है कि अरे पूरा पेपर बिगड़ गया है ना, पूरा पेपर बिगड़ गया, क्योंकि जी जी। 10 क्वेश्चन अगर नहीं कर पाए तो कैसा लगेगा बताइए। तो शुभम जी, इंटरनल में आपको क्या लगता है, जैसे आपने कहा कि मान लीजिए 60 क्वेश्चन है जिसमें 30 क्वेश्चन आपको इंटरनल आए और 30 क्वेश्चन जनरल बैंकिंग, तो जनरल बैंकिंग तो आप लोग इतने सारे वीडियोस देखे हैं, इतने सारे कोर्सेज किए हैं, तो बहुत सारा आसानी से कर वहां लेंगे। से गलत नहीं हुआ था सर, वहां से गलत नहीं हुआ। ठीक बात है। लेकिन इंटरनल बैंकिंग के लिए भी हम बहुत सारे सेशंस आपके लिए लाए थे छत्तीसगढ़ राज्य आप ग्रामीण बैंक। उस सेशन से सर डायरेक्ट क्वेश्चन थे सारे के सारे। अगर 4-5 क्वेश्चन छोड़ दें तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन उससे इंटरनल से, वही मैं बताना चाह रहा था सर कि आप जिस जिस हिसाब से क्वेश्चन जो तैयार किए थे सर, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पीडीएफ से ही आए थे सर। अगर उसको थोड़ा सा ध्यान से देखा, अगर आप वीडियो और पीडीएफ साथ में करते हैं और टेस्ट दे देते हैं, तो फिर आपको कहीं इधर झांकने की जरूरत नहीं, आप खुद करके आएंगे। ओके, तो जैसे मैं इंटरनल के लिए साथियों को गाइड कर दूं आपके साथ साथ चर्चा करते करते, तो इंटरनल में पहला जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी है, आपको क्या लगता है कि कौन से पॉलिसी को ध्यान देना चाहिए हमारे साथियों को, क्योंकि आप अभी अभी एग्जाम दे के सर निकले। पहले तो सर एडवांस जितना भी है एडवांस को करना चाहिए, यस, मैं एग्री करता हूं आपकी बात मतलब पे। लोन तो लोन सभी साथी संबंधित। जरा नोट करें कि आपके बैंक के जितने भी लोन स्कीम है, वो लोन स्कीम का छोटा छोटा नोट्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि लोन स्कीम को लोन का क्लास। सर, लोन में जैसे सर बाइक लोन है। अब आपका पिछले सर्कुलर जो है वो बता रहा था कि 21 से 65 साल तक देना है, लेकिन सडनली एक सर्कुलर आया उसमें एज था 18 से 65। ये कंफ्यूजन है, आपका दोनों ऑप्शन था सर, उसमें एक चुनना था। ओके, मतलब जो सर्कुलर जो कुछ चेंजेस हुआ है किसी लोन स्कीम में, तो उसको ध्यान देने की जरूरत है हाँ, ना। मास्टर सर्कुलर के साथ साथ अप टू डेट रहना जरूरी है। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके जितने भी लोन स्कीम, आपके बैंक के लोन स्कीम, और ज़्यादातर जो ताज़ा ताज़ा मॉडिफिकेशन हुए हैं उनको जो है आपको देखने की ज़रूरत है, उससे जुड़े हुए सवाल आएंगे। चलिए, ये बात तो है, क्योंकि लोन स्कीम होते हैं लगभग 50 से 60 लोन स्कीम होंगे, लेकिन सभी को नहीं, जो जो हाँ, पॉपुलर है, जैसे कि हाउसिंग लोन, कार लोन, मतलब सर पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, किसान लोन, एजुकेशन लोन, ये सारा चीज़ रहता है। हाँ बोलिए। फिर सर आप तो पढ़ाई देते हैं एनआरएलएम, एडीयूएलएम, एसएचजी, यस। जेएलजी। हम्म,
ये सब में PMEGP, ये सारा चीजें काफी गवर्नमेंट PMEGP स्पॉन्सर बाई स्कीम। हो गया सर। हाँ, गवर्नमेंट स्कीम तो पूरा हम लोग कवर कर ले हैं। अभी हम इंटरनल जो छोटे छोटे स्कीम्स आ जाते हैं आपके बैंक के, उनको जो है आपको नोट्स बनाने की जरूरत है। दूसरा महत्वपूर्ण जो इंटरनल सर्कुलर पढ़ना चाहिए हमारे साथियों को, वो क्या क्या हो सकता है शुभम जी आपके हिसाब से? सर HR पॉलिसी सर। HR पॉलिसी, बिल्कुल HR पॉलिसी एक सेकंड इम्पोर्टेंट है, क्योंकि HR पॉलिसी से अभी 3, 4, 5 सवाल पूछे जा रहे हैं, एक HR पॉलिसी से 5 बिल्कुल सवाल। जैसे उदाहरण के तौर पर पहला सबसे फेवरेट सवाल है सबेटिकल लीव का, कि मिनिमम सबेटिकल लीव सर। कितने। सबेटिकल लीव है या सर ऑफिसर कलर के लिए हाउसिंग की क्या पात्रता है, कितने लाख तक है, और कितने तक वो अगर कोई बाइक लेते हैं तो उसमें मार्जिन कितना है, ये सब HR पॉलिसी में आ जाता है, क्योंकि वो स्टाफ का है। मेडिकल इंश्योरेंस कितना है अपना। ओके, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। फिर आपका वो जो सिल्वर जुबली मनाते हैं तो कितने का मोमेंटो रहता है, वो सवाल है ना। फिर हाँ, जैसे कि रिटायरमेंट। किसी को रिटायरमेंट के समय आपका कितना एक्सपेंस दर है, प्रति प्लेट कितना रुपए एक्सपेंस करना है। ओके, और साथ में एक टेम्परेरी ट्रांसफर का सवाल पूछता है। अभी मैंने जी 2 नए जी जी। सवाल देखा है, एक तो मेडिक्लेम इंश्योरेंस है ऑफिसर का कितना है, क्लरिकल का कितना कवरेज। दूसरा किसी में पूछा गया था मेडिक्लेम जो है किसके साथ टाई अप है, हेल्थ इंश्योरेंस वाला। जी, तीसरा एक चीज देखा बिल्कुल कि बिल्कुल। अगर आईसीयू में कोई एडमिट है, आईसीयू में, तो एक दिन का वो उनको एलिजिबिलिटी क्या है, वो ऐसा भी सवाल जी पूछा गया सर। था आईसीयू में, है ना। तो ये HR पॉलिसी तो देखिए कितने सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। और इसके बाद क्या चीज पढ़ लेना चाहिए शुभम जी? सर जनरल बैंकिंग में चार्जेस का जरूर ध्यान रखना चाहिए। मतलब जनरल बैंकिंग जीबी जिसको बोलते हैं, आपके कितने रजिस्टर हैं, आपके क्या मतलब कि थार एंड बुल्गारिया का जो लोन होते हैं, मतलब इंश्योरेंस होता है कवर, उसमें अलग अलग दर होता है। वो हाँ सारा देखना होता है सर। अपने स्टेशनरी का आपका कितना, स्टेशनरी का जो इंश्योरेंस करते हैं वो कितने हजार रुपए तक का इंश्योर्ड होता है। हाँ, ये नया एडिशन हुआ है 21-22, नहीं 22-23 और 21-22 इसके में, कि आपको फर्नीचर से जुड़ा हुआ सवाल और स्टेशनरी से जुड़ा हुआ सवाल पूछ रहे हैं, कि आपके ब्रांच में स्टेशनरी जैसे 25,000 है, किसी ब्रांच में इंश्योरेंस होता है तो स्टेशनरी का इंश्योरेंस कितना होता है। और जैसा हम इन्होंने कहा कि वो जो स्ट्रेट लाइन मेथड से कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन कैसे होता है, डेप्रिसिएशन, है ना। चलिए ये हो गया। और जी सर। दूसरा और क्या इंपॉर्टेंट इंटरनल से क्या देख लें हमारे साथी? बस FI और NPA, FI में और ऑडिट सेक्शन सर, ये तीनों को एक साथ देखना चाहिए, क्योंकि ऑडिट में तो सर 3 ही क्वेश्चन होते हैं आपका, कि कंकरेंट ऑडिट कितने साल पे होता है, स्टेचुरी क्या होता है, इंटरनल ऑडिट कितना होता है, A+ क्या होता है, A क्या होता है, बिलो एवरेज में कितना नंबर सबके रखते हैं, सबका इंटरनल पॉलिसी होते हैं। कितने साल पे अगर कोई एवरेज है ब्रांच या A में है, तो उसका अगला कितने साल के बाद अगली बार उनकी मतलब कि ऑडिट पुनः करवाई जाएगी। तो ये सब मतलब ऑडिट सेक्शन से ये सब क्वेश्चन रहते हैं इंटरनल। ओके, तो ऑडिट एक देख लेना चाहिए, जिसमें ऑडिट हाई रिस्क में, लो रिस्क में, इनकी फ्रीक्वेंसी कितने महीने बाद फिर ऑडिट होगा। ऑडिट रिपोर्ट आता है तो उसकी जी जी जी। रेक्टिफिकेशन कितने दिन में होता है, फिर क्लोजर कितने दिन में होता है, ये ऑडिट। और इम्पोर्टेंट फिर आपका रिकवरी से जुड़ा हुआ, रिकवरी OTS से जुड़ा हुआ। हाँ, OTS से तो वो तो सर आप ही का क्वेश्चन से आ जाता है जी। मतलब जो आप पढ़ाते हैं कि इसमें से कौन सा कानूनी रूप से मतलब नहीं है, तो हम्म, OTS उसमें से एक रहता है हाँ ऑप्शन। वो रहता है। अभी तक तो इसमें ये वाला ऑप्शन था कि सरफेसी कर दिया या फिर लोक अदालत कर दिए, तो बैंक का जो OTS होता है उसमें नहीं होता है। इस तरह का क्वेश्चन उसमें से ओके, एक और टॉपिक है जिसको हमारे शुभम जी भी बताएंगे, कि वो टॉपिक है बिजनेस फिगर। आपके बैंक का बिजनेस मार्च में क्या था और ग्रोथ कैसा हुआ है। जैसे अभी पिछले जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया कि यील्ड ऑन एडवांस कितना है। तो शुभम जी इसको कितना देखने की जरूरत है बिजनेस फिगर को? सर बिजनेस फिगर में तो सर टोटल एडवांस और टोटल डिपॉजिट, CD रेशियो, कासा, ये सब सारे पूछते हैं सर।
ओके, तो बिजनेस फिगर तो वैसे भी जानना चाहिए क्योंकि हम बैंकर हैं, उस बैंक में काम करते हैं, तो हम लोग मूव करते रहते हैं, रिकवरी में जैसे मार्केटिंग अपने करते यहाँ रहते इस बार का क्वेश्चन था कि डिपॉजिट कितना है इस बार का अपने, तो हम लोग तो सर याद करके गए थे, तो वो सब क्वेश्चन सही थे। बाकी तो सर आप जो गाइडेंस करते हैं वही बेहतरीन, अगर उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाए ना, तो आदमी का जो अंदर से रहता है एक डर कि होना नहीं होने के बीच में जो फंसे रहते हैं ना, वो नहीं आएगा। हैं। ओके, चलिए, तो ये तो हो गया आपका जनरल बैंकिंग और इंटरनल बैंकिंग वाला सेशन। अब एक जी आता है हिंदी। हिंदी में जो 20 नंबर होते हैं, वैसे बहुत बड़ा नंबर है 20 नंबर, मतलब बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए 20 उसको बड़ा है, और जिस पर एक। हम शायद कम समय दे पाते हैं, समय कम देते हैं। तो अब हिंदी, ऐसा है सर, बोलिए। अब सर ऐसा है कि आप सर उसको इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं, आपको तैयारी करके जानी है। ओके, तो हिंदी के लिए कितना प्रयास करने की जरूरत है? आप तो सामना करके आए हैं अभी। सर हम डेली एडिटोरियल जो आता था सर, आजकल ऐप्स में तो आ जाता है टेलीग्राम वगैरह में, तो हम हम्म। हिंदी का एडिटोरियल 2 महीना पहले से पढ़ना शुरू कर दिए थे सर, क्योंकि आप बताए थे उस समय नवंबर के जब ठंडे में क्लास ले रहे थे, तो आप बोले थे कि थोड़ा सा अगर लैंग्वेज में है तो उसको थोड़ा सा पढ़ना शुरू करिए, आप एकाएक जाकर देंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम लोग शुरू से उसको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे थे, और थोड़ा सा आईबीपीएस का पुराना बुक अपने यहाँ था तो उसको भी प्रैक्टिस करके गए थे सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो जो हिंदी लैंग्वेज है, अगर आपकी पकड़ उसमें अच्छी है, तो हिंदी में क्या होता है, अगर उसी समय समझ के और सेंस ऑफ ह्यूमर लगा के आप उपयुक्त आंसर अगर निकाल पाएंगे तो ठीक है, लेकिन समय लगता है। तो हम्म। अगर या पहले से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस किए होंगे हिंदी के, प्रैक्टिस मतलब कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे मैं भी क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ, तो हाँ वो बिल्कुल। क्वेश्चंस वगैरह भी थोड़ा एक्सरसाइज के लिए आपको आइडिया मिल जाता है। अदरवाइज बुक भी मार्केट में मिलती है, 100-150 रुपए में 2-3 बुक मिल जाती है, एक बुक 100 रुपए की होगी, ये लेके आप थोड़ा रीड कर सकते हैं। और कब रीड करेंगे? जब आपको ऐसा लगे कि आप थोड़ा हल्का फुल्का महसूस कर रहे हैं या थोड़ा रिलैक्स करना है, तो पढ़ लीजिए उसको, तो तैयारी हो जाएगी। वैसे ज़्यादा ऐसा बहुत ज़्यादा समय देने की जरूरत भी नहीं है। जरूरत नहीं है सर, वो मतलब मन मर्जी है कि आप अपने हिसाब से, मतलब उसको जब मन किया तो थोड़ा एक बार पलट लिए टाइप का। आपको क्या लगता है, आपके 20 में से कितने सवाल सही हो गए होंगे? सर 20 में मेरे सर 18 सही हो, मतलब 18 नंबर आए होंगे सर। वाह, बहुत बढ़िया, तालियां बनती है आपके लिए, है ना, 20 में से 18। और वैसे हिंदी में जैसे बहुत सारे साथियों को हमने पूछा, तो बोलते हैं सर बिना पढ़े हुए जाके हम 10 नंबर हिंदी में ऐसे भी ले आएंगे, मतलब ले यहाँ आए जितने लोग भी हैं बिल्कुल। हिंदी में, वो 10 नंबर ले आएंगे। लेकिन कंपटीशन है, क्योंकि सीट आपके यहाँ कम रहती है, और प्लस आपके यहाँ रिटर्न और जो इंटरव्यू का सिलसिला जो ऐसे सभी को इंटरव्यू के लिए एलिजिबल कर देता है, तो कंपटीशन है, मेरिट लाने के लिए आपको जद्दोजहद करना पड़ता है, तो इसीलिए आपको अच्छा प्रयास करना होता है। चलिए, ये हुई बात, आपने स्टेप बाय स्टेप बताया, आपने छोटे छोटे स्टेप से पढ़ाई किया, इंटरनल बैंकिंग, फिर उसके बाद जनरल बैंकिंग, और अभी हिंदी। अभी अब आते हैं सीधे सीधे इंटरव्यू में। शुभम जी, इंटरव्यू, तो इसके लिए काफ़ी वीडियोस आपने आपके लॉगिन सेक्शन में देखा होगा इंटरव्यू के लिए, आपने कैसे बिल्कुल सामना किया? सर आपका 34 वीडियोज है, 30 to 34, मतलब पीडीएफ वगैरह मिला के, तो हम उसको एक बार पूरा पहले देखे कि क्वेश्चन किस तरह। अच्छा, आज शुभम जी को बहुत सारे फोन आ रहे होंगे ना, तो जब वो लाइव है, तो आज सफल हुए हैं, अभी घर पहुंचे देखिए, है ना, और तो बहुत सारे फोन आ रहे हैं, तो इसलिए उनका जो लाइव वाला है वो स्ट्रीम रुक जा रहा है, फोन आ जाते होंगे बीच बीच में, है ना। जी जी सर। ओके, कोई बात नहीं, आज आपका दिन भी है, आज का रात भी है, और आने वाले साल भी आपके हैं, क्योंकि आपने वो सफलता हासिल की है, तो इतना तो बनता है। अभी जब सेशन खत्म हो जाएगा तो उनको कॉल बैक करके उनसे उनकी उनकी भी शुभकामनाएं ले लीजिएगा, है ना। बिल्कुल मैं ये बिल्कुल। चाह रहा हूँ शुभम जी कि इंटरव्यू में कुछ कह रहे थे आप, अधूरा रह गया। सर आपका जो भी सेक्शन में इंटरव्यू का एक अलग से वीडियो आप प्रोवाइड किए हैं सेक्शन में, तो उसमें हमने सर उसका सारा वीडियो देखा, फिर हम उसको उस हिसाब से अपने बैंक से रिलेटेड उसको जोड़ा, उस हिसाब से सारा मतलब कि अपने एक नोट्स में तैयार किया, और उसको पढ़ाई किया, और बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, अंदर जाना है तो कैसे बात करना है, किस तरह से मतलब किन्हीं को कन्विंस करना है, ऐसा लगना चाहिए कि आपसे वो कन्विंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो इंटरव्यू ही आपको दिखाता है, उसी समय आपको आधा पता चल जाता है कि क्या होना है नहीं होना।
ओके, और पहला सवाल क्या पूछा गया आपसे इंटरव्यू में? सर पहला सवाल पूछा गया कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो ओके। उन्होंने एक्चुअली मुझसे पूछ रहे थे कि, तो मैंने बताया एक्चुअली उनके पास तो डेटा होता है सर अपना। तो हाँ मैंने बताया कि मैं बोकारो का हूँ, मतलब जो मेरा घर था। तब फिर बोले कि आप छत्तीसगढ़ और बोकारो में अंतर क्या है आपका। तो एक्चुअली वो पूछना चाह रहे थे आईबीए के हिसाब से सर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा, हम उन्हें बताया कि दोनों इंडस्ट्री क्षेत्र है, लेकिन जो पूछना चाह रहे थे वो ये पूछना चाह रहे थे कि जो आईबीए 3 भाग में बांटती है क्षेत्रों को, ए या बी सी, उसमें हाँ। से वो क्या अंतर है, मतलब वो ए में आता है कि बी में आता है कि, वो मेरी चूक थी सर वहाँ पे। ओके। लेकिन वो अपने सर वहाँ पे कोऑपरेटिव थे, फिर जब आईबीए बोले तो हमें याद आ गया कि अच्छा मुझे उस हिसाब से बोलना है। तो फिर मैं कैटेगरी जान रहा था तो मैं बता दिया उस समय। अच्छा, और क्या पूछे? एकेडमिक कुछ पूछे क्या, एजुकेशन से तो रिलेटेड? हाँ सर, फिर पूछे कि आपके क्या सब्जेक्ट हैं, तो मैंने बताया। तो बोले कि इसका बैंकिंग में क्या यूज है, तो मैंने बताया कि ज़्यादातर इसमें कंप्यूटर का यूज है, जो आजकल हम लोग जनरल कर रहे हैं और अपना इजी वे में ऑपरेट भी कर ले पा रहे हैं सिर्फ डायरेक्शन मिलने पे। फिर उन्होंने सर अपना 30 मिनट का इंटरव्यू चला था इस बार। ओके। और हमें लगता है कि उस दिन का सबसे ज्यादा में से एक इंटरव्यू मेरा भी था उस दिन का, मतलब ज्यादा टाइम टेकिंग वाला था। कितना गया होगा, कितना मिनट? 30 मिनट से 25 to 30। ये तो बहुत ज्यादा होता है, हाँ एवरेज सर, 7। मतलब सर उस दिन अच्छा खासा ले रहे थे। एक्चुअली वहाँ नाबार्ड वाले सर थे, एसबीआई हम्म। के सर थे और चेयरमैन सर थे। तो मतलब इन लोग थे, तो सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो अच्छा खासा कुछ। जैसे सर अब पहले एडवांस में पूछे एसएचजी क्या होता है, फिर आए कि होम लोन क्या होता है, फिर पूछे केसीसी क्या होता है, तुम्हारे क्षेत्र में किसानों की क्या स्थिति है, वहाँ 2 फसली है, 1 फसली है, वहाँ के सिंचाई की क्या व्यवस्था है। तो वो सब सर हम एक बार देख कर गए थे। उसके बाद फिर ये पूछे कि आप ये चीज बताइए कि आपको क्या लगता है बैंकिंग का आगे का क्या क्षेत्र है। तो वो एक्चुअली वो डिजिटल जो हो रहा है सर आज के डेट में बैंकिंग, उससे हम्म। रिलेटेड पूछना चाह रहे थे। फिर वो पूछे कि तुम्हारा यहाँ कितना रिटेंशन लिमिट से फिर इंटरनल बैंकिंग में पूछ रहे। फिर पूछे कि रिटेंशन लिमिट क्या होता है, रिटेंशन लिमिट उतना क्यों होता है, रिटेंशन लिमिट ज्यादा क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हमने उन्हें बताया कि सर ये इंश्योरेंस किया हुआ रहता है, इसकी हमारी एक मतलब अदायगी करते हैं हम लोग एक इंश्योरेंस कंपनी को। फिर उन्हें बताया कि कैसे करते हैं कि हमारा जो रिटेंशन लिमिट है इतना ही होना चाहिए। हम्म। तो हमने बताया उन्हें कि एक्चुअली में जो लास्ट का जो 31 मार्च का जो डिपॉजिट होता है उसका 1% होना चाहिए। इस तरह से हम लोग उसको ये करते हैं। और विशेष परिस्थिति में अगर लिंकेज बनाना ज्यादा है तो हम लोग कर सकते हैं, वो सब आरओ और एचओ मिल के करते हैं। वो तो उस पर हमको ज्यादा ज्ञान नहीं था सर, लेकिन हमने अपने हिसाब से बता दिया था उन्हें। ओके, तो मतलब आपको तो बहुत सवाल पूछे होंगे। आपके जो काम आप करते थे उससे जुड़े हुए क्या सवाल पूछे गए थे? हमसे पूछा गया सर कि अपने यहाँ गोल्ड लोन कैसे करते हैं, गोल्ड लोन के बारे में पूछा, उसको कैसे टेस्ट करते हैं, गोल्ड लोन कैसे नापते हैं, कितना कैरेट का होना चाहिए। अच्छा। उसके बाद फिर एनआरएलएम और एनयूएलएम में अंतर पूछे थे। हम्म। फिर उसके बाद सर सीधे वो अपने डिपॉजिट और एडवांस पे आ गए। मतलब सर क्वेश्चन, फिर सबसे अच्छा सवाल था सर जनधन, मतलब जो प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं सर, हाँ। खासकर सुरक्षा बीमा योजना हो या फिर जीवन ज्योति योजना हो या फिर जन व्यय यो, योजना हो। उसके बाद फिर एपीवाई क्या होता है, एपीवाई का फिर क्राइटेरिया क्या होता है एज का, ये सारा चीज उन्होंने पूछा था सर। ओके। फिर ये फिनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है। तो फिनेंशियल इंक्लूजन तो मेन, तो उसमें सबसे जबरदस्त पॉइंट है सस्ते दर पे बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाना। तो वहां से लगा था कि मैम थोड़ा सा कन्विंस हो रहे हैं, मतलब थोड़ा सा अच्छा लग रहा था इंटरव्यू। मतलब ये भी नहीं लग रहा था कि बता भी नहीं पा रहे, मतलब जहाँ नहीं आ रहा था वहाँ पे सॉरी बोल दे रहा था मैं सर। अच्छा, और काफी सवाल पूछे गए आपसे। जी सर, और सवाल तो पूछे गए थे। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, आपने बहुत सारी चीजें बताई इंटरव्यू तक के।
तो आपको जो पूरी अगर इस सफ़र को देखें तो आप लगातार बने रहे पूरे सफ़र में, जो जो चीज़ें पढ़ने के लिए कहा उसमें लगे रहे, इसी वजह से आज सफलता आपको सुनिश्चित हुआ। और आपने एक साहस आया और उस साहस के साथ आपने तमाम जो स्टेज हैं उनका सामना किया। जितना भी विवेक बुद्धि, जितना भी ज्ञान आपने हासिल किया, उसी ज्ञान बुद्धि पे ही हमको जो है सफलता हासिल करनी है। सभी सर साथियों के लिए हमें ये लगता है सर कि इंटरव्यू की जो तैयारी करते हैं ना, आप जो वीडियो देते हैं, मतलब जो आप पढ़ाते हैं, उसके बाद जो हम लोग का उसमें सेक्शंस होते हैं, जब हम लोग उसे पढ़ लेते हैं सर, तो आपको इंटरव्यू में वही सारी चीजें को करनी रहती है। आप एक बार बोले भी थे कि आप लोग का लेट हो रहा है थोड़ा सा, तो हम लोग को समझ में आ रहा था कि सर इसलिए बोल रहे हैं कि आप जो कंटिन्यू पढ़े हैं, अगर डिसकंटिन्यू हो जाएंगे तो थोड़ा सा इफेक्ट होगा। क्योंकि सब बोलने के साथ साथ जब आपके पास थोड़ा सा नॉलेज नहीं रहेगा तो आप उस चीज को पकड़ नहीं पाएंगे और अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। एक्चुअली वहाँ पे शब्द की भी, जो कौन सा शब्द कब यूज करना है, वो भी बहुत मायने रखते हैं ऐसे इंटरव्यू में। ओके, आप नोट्स बनाते थे? थोड़ा सा शुभम जी नोट्स बनाते थे? हाँ सर, नोट्स बनाता हूँ सर। नोट्स अभी भी रखा हुआ है, आपका आपका नाम से ही बना हुआ, विजय बांका सर का नोट। क्या बात है ना? तो नोट्स जरूर बनाना चाहिए, अभी भी लिखने की आदत होनी चाहिए। जो भी हमारे सामने आता है उसका नोट्स बनाइए, है ना? जैसे हम लोग सुपर बाजार जाते हैं ना अभिषेक जी, अच्छा किसी शादी नहीं हुई है, जाता भी नहीं होगा, ऑनलाइन मंगा लेता होगा, तो सुपर बाजार जाते हैं तो कैसे लिस्ट बना के ले जाते हैं। ठीक उसी तरह जीवन भी है, एकदम लिस्ट बना के चलिए कि क्या करना है, कैसे करना है। कहीं भी चीजें आती हैं तो उसको लिखने की जरूरत है। तो सभी साथी यहाँ पर हैं, अगर कोई साथी शुभम जी से डायरेक्ट कुछ पूछना चाहेगा तो पूछ सकते हैं। वैसे वो जवाब देंगे क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत करी, मैं देखा ये वैसे कम समय के लिए जुड़े थे, लेकिन इनका लगन दिखता था क्योंकि कनेक्टेड रहते थे या डिमांड नहीं करते। सर, मैं आपसे इसी इसी मंथ से जुड़ा था, जुलाई, मतलब जुलाई अगस्त से जुड़ गया था सर आपसे। बहुत बढ़िया। तो शुभम जी एक मतलब अच्छा सवाल आपके लिए कि कितने महीने की तैयारी चाहिए अच्छा सफलता पाने के लिए? आपको क्या अनुभव हुआ, कितने महीने चाहिए सर कॉन्फिडेंट? अगर रगड़ के पढ़ा जाए सर तो 3 महीने काफी होते हैं अच्छा, रगड़ रिटेन के के मतलब लिए। कैसे रगड़ के? तो ये बाकी समझ नहीं पाएंगे ना, निरंजन जी समझ जाएंगे लेकिन ये राजू नहीं समझ पाएगा ना, ये थोड़ा राजू सॉरी सॉरी रंजन राजू सॉरी रंजन। सर, मतलब कि सर जिस तरह से आप पढ़ाते हैं, आप जो जो बताते हैं उस हिसाब से अगर तैयारी किया जाए, जैसे टेस्ट हो गया, टेस्ट की आदत होनी चाहिए। उसके बाद सर आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए कि ये से ये मेकअप होगा, इतना इतना से वीडियो देखेंगे, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट होगा उसको नोट कर लेंगे, एक रिवीजन कर लेंगे, और कुछ कुछ सर्कुलर देख लेंगे। ये डेली पर 3 महीने किया जाए ना सर, तो सारा चीज अप टू डेट हो जाता है। अब एग्जैक्टली। बैंकिंग में सर लोग तो कहीं ना कहीं अपडेट होते ही, बस सबके थोड़ा सा डेटा का इशू होता है, सही तरीके से नहीं रहता है। अगर आप एक बार सर्कुलर देख लेंगे, सारा चीज अप टू डेट हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। तो 3 महीना ये पूरा तजुर्बा है इंडस्ट्री का। अगर कोई 3 महीना 4 घंटा, 3 महीना 4 घंटा अगर दे, सुबह 2 घंटा शाम को 2 घंटा, तो एक टॉप क्लास टॉप 10 में उसकी सफलता सुनिश्चित होगी। और वो एकदम कॉन्फिडेंट होगा कि उसको जिस लक्ष्य के लिए वो तैयारी कर रहे हैं वो सफल होंगे, बशर्ते कंटेंट भी सही होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल 6 महीना पुराना पढ़ेंगे फेल हो जाएंगे, भले ही मेरा ही वीडियो क्यों ना होगा। 1 साल पुराना वीडियो देखेंगे, अभी भी मैं देखता हूँ मेरे वीडियो में कमेंट आता है, उसमें लिखते हैं साहब आरबीआई की साइट में जाके सर्कुलर देख लीजिए, एजुकेशन लोन बदल गया। अब मैं क्या जवाब दें? वो देख रहे हैं 2019 का वीडियो, उसके बाद 20 में बदल गया, फिर 21 में बदला हुआ, फिर अभी हर मॉडिफिकेशन हो जा रहा है। कई लोग वो एनआरएलएम में कर रहे हैं कि एनआरएलएम तो अभी बदला, अभी देखो कल का वीडियो अभी रिलीज नहीं किया, आप लोग के लिए है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको कंटेंट क्या पढ़ना है वो भी देखना है। और बैंकिंग में अगर पुराना ठीक है, कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ लिया, लेकिन डाटा के साथ अपडेट होना है। आरबीआई की पॉलिसी के साथ आपको पढ़ना है। आरबीआई की पॉलिसी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, इसलिए आरबीआई से जुड़े हुए जो भी अपडेट्स आते हैं वो आपके प्रमोशन एग्जाम में सुनिश्चित करते हैं। एक इंपॉर्टेंट जो आज स्ट्रेटेजिक सेशन में मैं आप साथियों के साथ साझा करना चाहूंगा वो है आरबीआई। ठीक है अभिषेक जी, नाम लिख लीजिए आरबीआई। आरबीआई से जुड़े हुए जो भी बाई मंथली मीटिंग होती है या आईबीआई की जो आरबीआई की जो भी नई पॉलिसी लॉन्च होती है,
मैं तो तुरंत वीडियो कर लेता हूँ। जैसे लॉकर में अभी पॉलिसी चेंज हुआ, आज सुबह आपको वीडियो दिया, उसको देख लीजिएगा। तो आरबीआई इसलिए इंपॉर्टेंट है हमें प्रमोशन एग्जाम के लिए, क्योंकि बैंक को चलाता कौन है? माई बाप वही है ना शुभम जी? ऐसे देसी भाषा में ये रगड़ के क्या बताया, तो मैं भी देसी भाषा में माई बाप कह दिया। तो पूरे बैंक को जो है वही सब चलाता है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य आरबीआई से जुड़े हुए जो भी सर, मेरी तो पूरी नजर रहती है। अगर मैं भूल गया तो आप लोग मुझे हिंट कर दीजिएगा कि सर ये कुछ आ गया, है ना, तो मैं फटाफट उस पर सरल तरीके से आपको बता दूंगा। उद्देश्य यही रहेगा कि आरबीआई जहां से इनिशिएट हो रहा है सर्कुलर, उसको अच्छे से हम लोग जान लें, ठीक है। एक भाग है आरबीआई, मतलब आरबीआई की साइट होता है ना अरविंद जी, आरबीआई की साइट को हफ्ते में आपको विजिट कर लीजिए, rbi.org.in, है ना निरंजन जी? ये निरंजन जी करते हैं, आरबीआई की साइट विजिट कर लेते हैं और फिर मुझे फोन करते हैं, सर वो तो 25 पन्ने का है सर, कैसे पढ़ेंगे सर? तो हमने बोला भेज दीजिए हमको, हम पढ़ा देंगे, ठीक है। सही बात है, जिसका काम है वो करेगा, सोनार का काम सोनार करेगा, लोहार का काम लोहार करेगा, है ना, और पहनने का काम निरंजन जी करेंगे, ठीक है। तो अब निरंजन जी को सोना पहनना है तो ऐसा थोड़ी ना खुद ही ठपट 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 सोना ले आएंगे, पता चला 1 लाख का सोना लाए, उसमें 10,000 बचा, बाकी चूरा चूर हो गया। उन्होंने उन्होंने 1 लाख का सोना खरीदा और बोले खुद ही सोनारी बन जाता, कटर कटर करके कर दिया, पूरा 10,000 का बचा, है ना जी सतीश जी? एकदम गड़बड़ हो गया। तो वो क्या करना है अपने को, उन्होंने दिया, एकदम दिया, सर ये नया पॉलिसी आ गया सर, अपनी तो समझ से बाहर है सर, ये लीजिए 1 लाख का सोना, इसको बढ़िया सा अलंकार बना दीजिए, मैं पहन लूंगा सर, राजा बन जाऊंगा। तो देखो ये चमक रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य पहला आरबीआई। दूसरा इंपॉर्टेंट जो स्टडी सेशन में आपको टॉपिक का देखना है, वो है गवर्नमेंट स्पॉन्सर लोन स्कीम्स, ठीक है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर लोन स्कीम। शुभम जी क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सर, इससे तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी रहते हैं, वो तो आपके सेशंस में ही रहते हैं। आपका सर एक चीज और मुझे बोलना था कि मतलब पढ़ाते जो हैं आप सर, आपका जो एक टेलीग्राम सेशन होता है, उसके बाद और डेली टेस्ट होता है, ये बहुत सर फायदेमंद होता है। जैसे सर आप जो चैप्टर पढ़ाते हैं वो तो उस दिन का टेस्ट होता ही है। उसके बाद सर सबसे अच्छी बात होती है, हम लोग जब टेलीग्राम सेशन करते हैं तो आपका मिसलेनियस क्वेश्चन टाइप का होता है। तो जब कहीं फंसते हैं तो लगता है ये चीज कैसे, किस तरह से हम लोग मतलब क्यों नहीं बना पाए, ये तो सोचते हैं। फिर एक बार वीडियो देखते हैं तो अगले बार से उसमें चुकते नहीं। ये अपने को 3 से 4 मंथ 3 मंथ कर लिए ना, तो अपने को लगभग चैप्टर जो होता है वो सर अप टू डेट हो जाता है सर। ठीक बात है, मैं भी कहता हूँ जैसे वीडियो में देता हूँ, अगर मान लीजिए पुराना वीडियो भी है, कई बार मैं जानबूझ के देता हूँ, है ना, तो ये 1-2 साथियों का फोन आता है, 100 में से मैं देखा हूँ 100 में से 5 5 का है, तो वो 5 पूछते हैं सर ये तो कुछ डाउट लग रहा है, तो मतलब वो इशू रेज करते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ वो अपडेटेड है। तो वो क्रॉस क्रॉस भी है। और मॉक टेस्ट में वैसे अपडेट नहीं होता है, तो आप लोग भेजते हैं तो मैं जाके फिर मॉक टेस्ट में अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि मैं आपका ही साथी हूँ, मैं अकेला हूँ और मैं आप लोगों से बात करता हूँ, सारा चीज़ मैं करता हूँ, कंटेंट वगैरह सारा मैं करता हूँ, उसके लिए मैं समय निकाल के करता हूँ। तो मैं ज़्यादातर रिसोर्सेज आप हैं, आप लोग कुछ इशू रेस करते हो, मैं जाके उसको करेक्ट कर देता हूँ। तो आप मेरे टीम में शामिल हैं, आप लोग कुछ भी इशू रेस करते हो मैं ठीक कर देता हूँ, तो वो मेरे लिए अपडेट हो जाता है। तो पहला इंपॉर्टेंट है आरबीआई की सर्कुलर्स, दूसरा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम, सारी स्कीम जिसमें प्रधानमंत्री जो जुड़े हुए हैं ना, प्रधानमंत्री साहब जुड़े हुए हैं ना, उनका सम्मानित तरीके से स्टडी करना है, ठीक है निरंजन जी? ऐसे अलवा जलवा स्टडी नहीं करना, देसी भाषा में अलवा जलवा स्टडी नहीं करना है, उनको सम्मानित तरीके से, है ना, जैसे महामहिम राष्ट्रपति ऐसा बोलते हैं ना, तो ऐसे सम्मानीय आदरणीय महामहिम ऐसा करके ऐसा पढ़ना है। किसको? जहां पर प्राइम मिनिस्टर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर जो जितने से जुड़े हुए जो पीएमईजीपी है, और प्रधानमंत्री जो जन धन योजना के तहत ओडी है, ये तमाम चीजें क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि पूरा एकदम राज चलता है भैया, और एकदम पूरे देश में एकदम चल रहा है, प्रधानमंत्री साहब का राज चल रहा है, तो वो सारे सवाल आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि देश विकास की राह में है, विकास से विकसित की राह में है, तो सरकार की जो योजनाएं हैं उनको धरातल तक पहुंचाने के लिए कौन है फिल्टर बताओ? ये शुभम राज हैं, है ना, ये निरंजन जी हैं, और इन्हीं को ही नहीं पता है कि वो योजना क्या है, तो नीचे कैसे पहुंचाने को, तो फिल्टर में झोंक लेंगे ना, रोक लेंगे उसको, इसीलिए उनका उद्देश्य रहता है। तीसरा इंपॉर्टेंट, हाँ, तो पहला इंपॉर्टेंट हो गया आरबीआई, दूसरा इंपॉर्टेंट हो गया गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स, सारे स्कीम्स पढ़ने हैं, आप पहले नोट्स बना लीजिएगा, फिर उसके बाद वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे आपको। तीसरा इंपॉर्टेंट है आपका सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स मतलब
सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए भारत सरकार की जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, भले ही वो सरल हों, लेकिन उसको पूरा थॉरोली पढ़ लीजिएगा। क्या कहेंगे शुभम जी? जी बिल्कुल सर, एकदम सर। ये सब तो हम लोग अलग से इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि आप ही पढ़ा दिए थे, तो इतना हम लोग नहीं सोच पाए। कंटेंट तो सब आप दे ही देते हैं सर। बस सर आपका कंटेंट आरबीआई के और नाबार्ड का सबका तो आपका सर सबका समायोजन होता है। हम लोग को सर मेनली इंटरनल सर्कुलर देखना है बैंक का, जो अपडेट करना है अपने आप को। ओके, तो ये है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में सब बदलाव कर दिए गए, जैसे आपका सुरक्षा बीमा योजना में, जीवन ज्योति बीमा योजना में और अटल पेंशन योजना में बदलाव हुए हैं। सब वीडियो अवेलेबल हैं। फिर उसके बाद सुकन्या समृद्धि, हाँ ये हो गया अलग सोशल सिक्योरिटी स्कीम। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है स्मॉल सेविंग डिपॉजिट। स्मॉल सेविंग डिपॉजिट देखना है आपको। क्या देखना है? जो छोटे भारत सरकार ने जो छोटे जमा योजनाएं निकाली हैं उनको देखना है। छोटे जमा योजना मतलब जैसे आपको बोलते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम में आपका सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, है ना, ये जितने गवर्नमेंट की जो जमा योजना बचत योजनाएं हैं, उसको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इनको आपको देखने की जरूरत है। तो पहला इंपॉर्टेंट आरबीआई, दूसरा इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम, तीसरा इंपॉर्टेंट जो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम, चौथा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट डिपॉजिट, गवर्नमेंट स्मॉल डिपॉजिट स्कीम्स। पांचवा जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है स्ट्रेटेजिक सेशन में जो आपको देखने हैं वो है बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस। क्या है? बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस। तो बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है, एक बैंक है, एक बैंक के कर्मचारी हैं, और बैंक किससे बनेगा? ग्राहकों से। तो ग्राहक कैसे जुड़ेंगे उसको बोलते हैं बैंकर ग्राहक संबंध, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। ये जो है इंपॉर्टेंट लगता है। क्या क्या कहना है आपका शुभम जी? बिल्कुल बिल्कुल सर, इससे तो क्वेश्चंस भी रहते हैं, खासकर डेबिटर क्रेडिटर लॉकर के भी होते हैं। मतलब सर जितने तरह के आपका तो एक पूरा वीडियो है इसमें, और क्वेश्चंस भी बने हुए थे मतलब मॉक टेस्ट में, तो वो तो सर हम लोग वहीं से क्लियर हो लिए थे। ओके, तो जो बैंकिंग जो लॉ एंड प्रैक्टिसेस में बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, और उसी बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस में एक आता है बैंकर्स राइट्स एंड ड्यूटी। उस वीडियो को जरूर देखना। एज ए बैंकर हमें पता होना चाहिए हमारी ड्यूटी क्या है और हमारे राइट्स क्या हैं, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ सवाल जरूर आता है, बैंकर्स की ड्यूटी एंड बैंकर्स का राइट्स। और इसके साथ साथ फिर एक जो इम्पोर्टेंट और एक सेक्शन है जिसको बोलते हैं कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस से जुड़े हुए सारी चीजें आपको देखनी है। कस्टमर सर्विस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कस्टमर सर्विस की जो अभी ईज ऑफ लिविंग बिजनेस है, जो गवर्नमेंट की प्राथमिकता है ईज ऑफ लिविंग बिजनेस में, उसमें वो अहम रोल अदा करता है कि आपके साथ जुड़ा हुआ कस्टमर कितना आसानी से बैंकिंग कर पा रहा है, कितना हसल फ्री बैंकिंग कर पा रहा है, कि उसको बिना कोई बाधा से बैंकिंग कर पा रहा है, उसकी समस्याओं का निवारण कितने समय में किया जा रहा है। ये सारा कस्टमर सर्विस में आता है, जिसमें डेथ क्लेम सेटलमेंट कितने दिन में करते हैं, मे आई हेल्प यू काउंटर कैसे करते हैं, चेक कलेक्शन कैसे होता है, पॉलिसी चार्जेस वाला पॉलिसी क्या है, कस्टमर के कंप्लेंट रिजोल्यूशन पॉलिसी क्या है, फिर जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत क्या है, कंज्यूमर जो अभी हमारे शुभम जी ने बताया कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के प्रावधान क्या है। तो ये सारा जो है कस्टमर सर्विस से जुड़ा हुआ आता है, इसलिए इम्पोर्टेंट हिस्सा है। स्ट्रेटेजिक सेशन में आप इसको जो है लिख लीजिए, और उससे जुड़े हुए वीडियो भी अवेलेबल है। तो अगला इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो सिक्योरिटी चार्जेस क्रिएट करना। चार्जेस जो होते हैं सिक्योरिटी पर चार्जेस, मतलब बैंक में हम लोग बैंकिंग करते हैं, डिपॉजिट लेते हैं, एडवांस देते हैं। तो एडवांस देते समय एक पार्ट होता है कि जब भी एडवांस देते हैं, पर्सनल लोन को छोड़ के बाकी सब में एसेट क्रिएट होता है, उस एसेट पर बैंक का प्रभार दर्ज करना। तो वो कौन कौन से प्रभार होते हैं? वो प्रभार मॉर्गेज में, मॉर्गेज जो एक प्रभार है वो कहाँ पर होगा, हाइपोथिकेशन कहाँ पे होगा, लियन कहाँ पे होगा, असाइनमेंट कहाँ पे होगा। तो ये होता है चार्ज। हाँ जी, तो ये क्या कहना है आपका शुभम जी, ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से? एक क्वेश्चन जरूर रहता है सर। एक कई बार मैं देखा हूँ 2-2 3-3 क्वेश्चन भी देते हैं। हाइपोथिकेशन से भी क्वेश्चन रहेगा, मॉर्गेज से भी और सर क्वेश्चन वो रहेगा। एक्चुअली बार बार कंफ्यूज करता है मूविंग और मूवेबल और इमूवेबल, वहीं Yes. से ऑप्शन तय होता है कि कौन सा मारना है। मैंने तो एक एग्जाम में ऐसे देखा है
जहां पर हाइपोथिकेशन से जुड़ा हुआ सवाल पूछ दिया, मॉर्गेज से जुड़ा हुआ सवाल पूछ दिया, और LIC में जो असाइनमेंट लगता है उससे भी जुड़ा हुआ सवाल पूछ दिया। मतलब एक एग्जाम में क्लरिकल टू ऑफिसर में 3 सवाल पूछ दिया उससे, तो कितना इंपॉर्टेंट आप जान सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है चार्ज क्रिएशन ऑन सिक्योरिटी। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको ध्यान देने की जरूरत है, वो है KYC AML गाइडलाइन। KYC एंड AML गाइडलाइन, क्योंकि अभी रिजर्व बैंक का बहुत ज़्यादा जो स्पेशल ध्यान है वो KYC कंप्लायंस पर है, CKYCR कंप्लायंस पर है। आप लोगों ने अपने ब्रांचेस में भी कर रहे होंगे। तो KYC की गाइडलाइन सोचते हैं मैनेजमेंट ये अपेक्षा रहती है कि जो भी अधिकारी कर्मचारी प्रमोशन ले रहे हैं, क्योंकि पहला ही वहां पर उनको KYC के गाइडलाइन पता होने चाहिए। तो KYC AML कंप्लायंस, KYC में जिस तरह से खाता खोलते समय आप ड्यू डिलिजेंस करते हैं ग्राहक का, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट कौन से हैं, किस तरह से उनकी जांच होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन कौन से वैलिड डॉक्यूमेंट हैं, फिर उसके बाद उनका रिस्क मिटिगेशन कैसे करते हैं, रिस्क कैटेगराइजेशन कैसे करते हैं, हाई रिस्क में कैसे जाएगा, लो रिस्क में कैसे जाएगा, मीडियम रिस्क में कैसे होगा, फिर उनका KYC कब की जाती है, KYC ना होने पर डेबिट फ्रीज कैसे किया जाता है, फिर अगर कोई खाता खोलता है तो उसके लेन देन में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनकी रिपोर्टिंग कैसे की जाती है। तो ये जो है इसको आते हैं KYC और जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का कंप्लायंस कहते हैं। तो ये पार्ट जो है आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट है। अगला जो चीज आपको पढ़नी चाहिए, देखनी चाहिए, हमारे ये साथी जो हैं राजीव नारायण जी लिख रहे हैं, लिखने के बाद मुझे व्हाट्सअप कर देंगे जो जो चीजें मैंने बताई है, तो मैं उसका एक जो है छोटा सा शॉर्ट नोट्स भी बना दूंगा, हेडिंग मतलब बुलेट पॉइंट। तो अगला जो इम्पोर्टेंट आपको हिस्सा देखना होता है वो होगा NPA, टूल्स ऑफ रिकवरी, है ना शुभम जी? क्या लगता है आपको, टूल्स ऑफ रिकवरी इंपॉर्टेंट है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो टूल्स ऑफ रिकवरी में वो सारे टूल्स आपको ध्यान देने की जरूरत है ना? जैसे कि लोक अदालत, आपका सरफेसी, सरफेसी से एक सवाल आने की पूरी उम्मीद रहती है, लोक अदालत से एक सवाल आने की उम्मीद रहती है, क्योंकि ये NPA जो है बैंक के लिए बहुत ही प्राइम इंपॉर्टेंट है। और जो बैंक ने पैसा दिया है वो चक्र चलते रहना चाहिए, पैसा आते रहना चाहिए। तो कहीं रुक जाता है तो NPA हो जाता है। तो उसके लिए रिकवरी के क्या क्या टूल्स हैं उनमें से एक एक सवाल पूछता है सरफेसी, लोक अदालत, फिर NPA के जो क्लासिफिकेशन है, प्रोविजन है, इन ये जो है अगला इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। तो अभी एक टॉपिक और है जो आपको ध्यान देने की जरूरत है, और वो टॉपिक है फुल फॉर्म, जिसको बोलते हैं एब्रीविएशन ऑफ बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। तो शुभम जी थोड़ा बताएंगे, आज के मास्टर तो यही है शुभम जी, है ना, हम लोग तो नहीं दर्शक हैं। सर, मास्टर तो आप ही हैं सर। आज के मास्टर आज है, आज हमने आपको है ये नहीं सर, प्यार आप से, सब। प्यार से आपको देखो, आज आपने तो पूरा सेशन पढ़ाया है, हम ये तो हम आपको एक मौका दिया है ना बढ़िया तरीके से। बताइए। तो मैं कह रहा था अभी कि जो हाँ राजू जी क्या बात कह रहा था इनसे, शुभम जी से? एब्रेविएशन के बारे में पूछ रहे एब्रीविएशन जो फुल प्लस। फॉर्म होते हैं वो हर प्रमोशन एग्जाम में फुल फॉर्म होते हैं, आते हैं, और इसमें एवरेज देखा जाए 2 से 3 फुल फॉर्म आ जाते हैं। लेकिन अभी जो इस साल देखा जा रहा है इसमें पूरा नंबर नहीं पूछता है, एक जो लेटर है उसके बारे में फुल एक फॉर्म पूछता है। मिसिंग कर देते हैं, उसके बारे में पूछते हैं कि इसका मतलब क्या होता जैसे अभी पूछा था CPIO में P क्या है ना? तो सेंट्रल जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसमें पब्लिक है वो P, तो P को पूछ देगा, है ना? चलिए, तो अगला इम्पोर्टेंट एक और सेक्शन है जिसको आपको ध्यान देने की जरूरत है, वो है आपका डिजिटल ट्रांजेक्शन। डिजिटल ट्रांजेक्शन, क्योंकि जमाना जो है अभी कैशलेस बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग की ओर बढ़ रहे हैं, तो डिजिटल बैंकिंग से जुड़ा हुआ वो सभी आपको तो देखना ही देखना है। जैसे आप, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा यूनिवर्सल बैंक आप देख लीजिए, लेकिन अपने बैंक के राजू जी, आप अपने बैंक के सारा UPI लिमिट ट्रांजेक्शन कितना है, और है। आपका सॉरी, उसमें सर जो स्टैटिक का बात हो रही थी, एडवांस HR पॉलिसी, IT का भी बहुत महत्व है सर। सॉरी, वो भूल गया था मैं। हाँ वो अभी अभी निकल गया ना, अभी याद आ गया हमें, है ना? जी तो जी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आपके बैंक में कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिससे कस्टमर जो है अल्टरनेटिव डिलीवरी चैनल के तौर पे उसका इस्तेमाल बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करने में कर सकता है।
जैसे एटीएम्स है, ठीक है, एटीएम ऐसा है ना राजू जी, एटीएम सारा काम बैंकिंग करता है। आपके राजू जी से मिलने कौन आता है? जिसको पैसा चाहिए वही आता है ना? तो एटीएम के पास भी वही काम होता है। तो एटीएम का ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है, ये सारी चीजें, एटीएम जो आपके कार्ड्स हैं, क्या क्या कार्ड हैं, आजकल देखने की जरूरत है। आजकल एटीएम का एक और क्वेश्चन है, कितने देर तक ड्राई होने के बाद उसमें फाइन लगेगा, इस टाइप का। हाँ, ये भी पूछता है। दूसरा जो एक एक्सपायरी के लिए सेकंड भी सवाल देखा मैंने, आईटी पॉलिसी में उनके लिखा हुआ था 180 सेकंड तक अगर कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे तो वो एक्सपायर हो जाएगा, मतलब उसका सेशन एक्सपायर हो जाएगा। इस तरह के भी सवाल जो है पूछे गए। एक बैंक में ये पूछा गया कि उनका इंटरनेट बैंकिंग है, तो वो जो पासवर्ड है कितने दिन बाद एक्सपायर होता है ना? तो ये पॉलिसी आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी में आप पढ़ लीजिएगा। फिर आपके कार्ड में कितने का इंश्योरेंस होता है, एक्सीडेंटल डेथ पे इंश्योरेंस कितना है, कार्ड की लिमिट क्या है, कुछ स्पेशल कार्ड्स हैं तो उनके फीचर्स जानने की ज़रूरत है। फिर आपके जो इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, आईएमपीएस की ट्रांजेक्शन, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन लिमिट को याद रखने की ज़रूरत है। तो ये इतने सारे जो हम अभी तक 10 भाग बता चुके हैं, इस 10 भाग में से एक भाग और भी बचा है जिसको ध्यान देने की जरूरत है, और वो भाग है आपका जो आपका कंटिजेंट लाइबिलिटी वाला है। बैंक गारंटी हो गया या गारंटी हो गया, तो उसमें थर्ड पार्टी जैसे गारंटी होती है, तो उसमें एक सवाल ज्यादातर जो आप पूछा जाता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी आपके लाइबिलिटी को चुकाने के लिए गारंटी लेता है, उसको क्या बोलते हैं? गारंटर। गारंटी लेता नहीं कहता है, वो प्रॉमिस करता है कि अगर आप नहीं पटा पाए तो आपका पैसा वो पटा देगा, इसको क्या बोलते हैं? गारंटर। ये सवाल पूछता है, तो वो भाग है। प्लस जो मिसिंग पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट भी है आपके प्रमोशन एग्जाम के लिए, वो है लिमिटेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। जो डॉक्यूमेंट का लिमिटेशन पीरियड क्या होगा, है ना शुभम जी? बिल्कुल सर। और रजिस्टर्स वगैरह का होते हैं, कौन रजिस्टर कितने साल का होता है, कौन सा मतलब अपने जो सेक्शंस के होते हैं, कौन सा डेस्क में क्या क्या होता है, लिमिटेशन, नेफ्ट का लिमिटेशन या कितने आवर्स का नेफ्ट होता है, वो सारी चीजें आईटी से रिलेटेड है सर। एक बार आईटी में भी मतलब वो भी अच्छा खासा क्वेश्चन वहां से भी निकलता है सर। ओके। तो आपको जो है एक जो लिमिटेशन जो बात कहा मैंने कि एक वैसे तो पॉपुलर सवाल आता है, हमारे निरंजन जी बोले क्या पढ़ना है सर, वो तो आपका वीडियो देख रहे हैं 2 साल से वही सवाल आ रहा है, दूसरा कोई तो सवाल ही नहीं आ रहा है कि व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर डिमांड प्रोमिसरी नोट। बस हो गया सर, पूरा टॉपिक हो गया। सही है, मैं आपसे एग्री करता हूँ। एक ही सवाल पूछ रहा है, इसके पीछे मंशा क्या है, कभी आईबीपीएस वाले मिलेंगे तो पूछेंगे, बट फिर भी मुझे लगता है मंशा ये है कि बैंक कर्मचारी अधिकारी जो प्रमोशन ले रहा है उसको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। मैं इतना समझता हूँ कि जो जो सवाल आ रहा है ना निरंजन जी एग्जाम में, तो मान के चलिए मैनेजमेंट की या बैंक के क्वेश्चन तैयार करते हैं उनकी अपेक्षा ये है कि बैंक के अधिकारी में कर्मचारी उनके बारे में थॉरोली नॉलेज हो, इसलिए वो सवाल देता है। तो इतने सारे जो हैं आप को जो है हमने एक हिंट दिया, लेकिन जो साथी लिख रहा होगा वो मुझे बाद में व्हाट्सअप कर देगा, क्योंकि आज स्क्रीन पर नहीं है, तो राजू जी को जिम्मा देते हैं, जितनी सारी चीज़ें वो नोट कर रहे हैं वो छोटे छोटे मुझे व्हाट्सअप कर देंगे। अगला जो जरूर। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं टॉपिक जो आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ वो है कैश से जुड़ा हुआ। कैश, नकदी, नकदी, अभिषेक जी, नगद है ना? तो नकदी के जुड़ा हुआ मतलब कैश से आरबीआई के कैश के नॉर्म है ना? क्लीन नोट पॉलिसी, करेंसी चेस्ट, करेंसी चेस्ट से, प्लस कैश जैसे सॉइल नोट किसे कहते हैं, म्यूटिलेटेड नोट किसे कहते हैं, म्यूटिलेटेड नोट कैसे आके एक्सचेंज कर सकता है, सॉइल नोट कैसे एक्सचेंज करेगा, ये पॉलिसी, नोट एक्सचेंज पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट जो है आपका एक टॉपिक है। और आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, नोट एक्सचेंज पॉलिसी, नोट रिफंड रूल, ये जानना चाहिए। भले ही हम शाखा में नहीं करते उस काम को, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए प्रमोशन की दृष्टि से और व्यक्तिगत ज्ञान की दृष्टि से, समाज को वित्तीय तौर से साक्षरता पहुंचाने की दृष्टि से। क्योंकि अगर कोई हमारे राजू नारायण जी से कोई कस्टमर आया, बोले सर ये घर में इतने सारे नोट जल गए हैं, कैसे ये चेंज होंगे, तो उनको सहयोग करने के लिए कि उन नोट को जो है रिजर्व बैंक में भेज दिया जाए इशू डिपार्टमेंट में, वो सारा उसका म्यूटिलेटेड होके आ जाएगा। देखिए हम रिजर्व बैंक में इसलिए भेजते हैं, कम नोट जले हुए रहते हैं, क्योंकि करेंसी चेस्ट उस नोटों को नहीं लेता।
करेंसी चेस्ट क्यों नहीं लेता? क्योंकि करेंसी चेस्ट में जाने के लिए, जमा करने के लिए मिनिमम अमाउंट रहता है 1 लाख। 1 लाख से कम होगा तो नहीं लेगा। 1 लाख, उसके बाद मल्टीपल ऑफ 50,000। फिर वो जो है उससे कम लेगा तो बोलेगा कि बेस ब्रांच में जाओ। बेस ब्रांच में शुभम राज जी बैठे हैं, वो बोलेंगे यार मेरे पास डंप हो जाएगा यार, तो कब इकट्ठा होगा यार, तुम 20 नोट लेके आए हो, यहाँ तो 4 साल लग जाएगा उसको गड्डी बनाने में, तो वो भी मना हो जाता है। इसलिए रिजर्व बैंक ने सुविधा दी है कि सीधे उस नोट को डायरेक्ट इशू डिपार्टमेंट को भेज दीजिए, लिफाफा में बंद करके भेज देंगे तब भी आपका पैसा आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे साथियों का हमने, जो हमारे ग्राहक बंधु हैं, उनका हमने करके दिखा है। इशू डिपार्टमेंट को प्रॉपर नोट के साथ भेज दीजिए, और वो जो नोट रिफंड पॉलिसी है, नोट रिफंड पॉलिसी में जो हमने बताया है उसी आधार पर उनका एजुकेशन होके वो पैसा उनके खाते में आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा? नोट रिफंड रूल्स। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पेनल्टी। पेनल्टी, जितने तरह की पेनल्टी और कंपनसेशन है, पेनल्टी और कंपनसेशन, वही एक तलवार खड़ी रहती है। शुभम जो है वो डरता रहता है बैंक जाते समय, अरे सर बड़ा डर लगता है सर, बोले सब काम में पेनल्टी है? चेक कलेक्शन डिले हुआ तो पेनल्टी है ना, किसी का एटीएम में पैसा फंस गया तो पेनल्टी, कोई यूपीआई फंस गया तो पेनल्टी। तो वो सुबह जाता है तो भगवान से प्रार्थना करके जाता है, भगवान आज बढ़िया सही सलामत तरीके से ले आना, सब तुम्हारे ऊपर है, हम थोड़ी ना बैंक चला रहे हैं, आप ही चला रहे हो, तो कोई चक्र चला दो सुदर्शन की, सब सही तरीके से सेटल हो जाए। तो सुदर्शन चक्र चलता रहता है। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है पेनल्टी, जितनी तरह के भी पेनल्टी है जो आरबीआई ने प्रिस्क्राइब किया है कंट्रोलर के नाते, वो सारी पेनल्टी को आपको जानना है। और सारी पेनल्टी का जिक्र हमने सेशन में वीडियो बना के माध्यम से किया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक थोड़ा लिस्ट इंपॉर्टेंट, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, वो है आपका इंसेंटिव। आरबीआई कौन कौन से इंसेंटिव देता है? हम गवर्नमेंट बिजनेस करते हैं, कमीशन देता है, तो कमीशन ऑन गवर्नमेंट बिजनेस, इसको आरबीआई जो है प्रोत्साहित करता है कि आप गवर्नमेंट का काम करिए, हम आपको इंसेंटिव देंगे। आप पेंशन पेमेंट करिए, हम आपको इंसेंटिव देंगे। तो आपको इंसेंटिव वाला हिस्सा भी पूरा देखना है कि कौन कौन से इंसेंटिव बनाएंगे। आप करेंसी चेस्ट खोलिए, हम आपको करेंसी चेस्ट का खर्चा आधा दे देंगे, फिर और इंसेंटिव देंगे। आप कॉइन बांटिए, हम इंसेंटिव देंगे। एक एक जो है, अब मैं एक करेंसी चेस्ट के साथी से बात कर रहा था, उनका 1,80,000 इंसेंटिव आया। क्यों? कॉइन मेला लगाया था उन्होंने, इतने सारे थैले ले लिए होंगे कॉइन के, तो सब इंसेंटिव आ गया है ना। तो ऐसे जो इंसेंटिव को आपको जानने की जरूरत है। एक बार पीसी इंसेंटिव भी आजकल सर इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। हाँ जी, बीसी का हाँ बीसी का इंसेंटिव, मतलब सारे इंसेंटिव जो बैंक में, जो बीसी जो है इसलिए है क्योंकि अगला जो टॉपिक मैं आपको कह रहा था इम्पोर्टेंट, वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन, जी तो फाइनेंशियल इंक्लूजन भी टॉप मोस्ट स्ट्रेटेजिक सेशन का हिस्सा है, आपको पढ़ना है। फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़ा हुआ सभी चीज पढ़ डालिए जिसमें बीसी आता है, ज्यादातर बीसी का जिक्र होता है कि बीसी जो बैंक में, ऐसी जगह में जहाँ बैंक नहीं है, बैंकिंग सेवाएं दे रहा है, उसको क्या कहते हैं, है ना। ये तमाम चीजें जो है उसको बीसी कहते हैं। उसका कमीशन क्या है, वो आधार लिंक करता है तो क्या होगा, ये चीजें जो है बीसी फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़ा हुआ चीजें पढ़ लेना है। अगला जो इंपॉर्टेंट है, राजू नारायण जी लिखते जा रहे हैं, है ना। तो अगला इंपॉर्टेंट जो है वो है डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस। ये जो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस है ना, तो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस को अभी प्रोत्साहित किया जा रहा है। कोरोना काल में आपने देखा होगा, और कितना मतलब आप चाहते थे कि कोई नहीं आए बैंक तो अच्छा है ना शुभम जी, कोई नहीं आए तो अच्छा है, क्योंकि एक अगर इन्फेक्टेड आया तो पता चला पूरे बैंक में ताला लग जाएगा, क्योंकि किसी सबको हो जाएगा। तो ऐसा हुआ भी है, कई लोगों की जान भी चली गई है। तो हम लोग चाहते थे ये कि कोई ना ही आए, तो इसीलिए डोर स्टेप बैंकिंग भी एक संसाधन है कि ग्राहक जो अपने डोर पे बैठा हुआ, अपने घर पे बैठा हुआ, उसको उसके द्वार पर ही बैंकिंग सर्विस मिल जाए। तो जब ये भविष्य की बैंकिंग का संकल्पना है तो हमें जानना बहुत जरूरी है ना शुभम जी, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल 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 सर, आपका अच्छा सा बात का मतलब अनुपालन हो सर बेहतर होगा। हम्म, तो आप डोर स्टेप बैंकिंग जो है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है डोर स्टेप बैंकिंग, तो आप अपनी पॉलिसी मुझे भेज दीजिएगा, मैं सरल तरीके से बता दूंगा उसकी मुख्य बातें क्या है, क्या ध्यान रखनी है। तो डोर स्टेप बैंकिंग जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला जो है इम्पोर्टेंट आपको पढ़ना है वो है जो सस्पेक्टेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं आपके बैंक में या फ्रॉड होते हैं, तो उनकी निगरानी कैसे की जाती है, उनकी रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, उनको किस परिप्रेक्ष्य से कैसे उनको
देखा जाता है। ये रिपोर्टिंग वाला हिस्सा आप देख लीजिएगा। सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन फ्रॉड वगैरह होते हैं तो उसकी डीलिंग कैसे होती है, कहाँ कहाँ रिपोर्टिंग होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्टिंग होगी, आरबीआई को रिपोर्टिंग होगी तो कितना होगा, आरबीआई को एक जो 1 करोड़ से ऊपर हैं तो आरबीआई के सेंट्रल ऑफिस को होगा, फिर सीबीआई को कब जाएगा, लोकल पुलिस को कब जाएगा, कैश में शॉर्टेज है तो फ्रॉड कब कहलाएगा। ये ज्यादातर पॉपुलर सीरीज का सवाल पूछा जाता है, ये वाला जो 10,000 से ऊपर होता है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो इंटरनल बैंकिंग। ये जनरल बैंकिंग के इतने स्ट्रेटेजिक सेशन में जो नोट कराए हैं ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो इंटरनल बैंकिंग का जो इम्पोर्टेंट चीजें देखनी है इंटरनल बैंकिंग के लिए, पहला है बैंक का बिजनेस फिगर। बैंक का बिजनेस फिगर ये इम्पोर्टेंट है, प्राइम इम्पोर्टेंट। दूसरा है एचआर पॉलिसी, बैंक का एचआर पॉलिसी। तीसरा है आपका क्रेडिट पॉलिसी, बैंक का क्रेडिट पॉलिसी। चौथा है बैंक का जो आपका कस्टमर कंप्लेंट रेजोल्यूशन पॉलिसी, कस्टमर सर्विस से जुड़ा हुआ कस्टमर कंप्लेंट पॉलिसी, रेजोल्यूशन पॉलिसी। फिर आता है आपका जो बैंक का जो है ओटीएस पॉलिसी, बैंक का ओटीएस पॉलिसी। फिर आपको एक चीज देखना है, बैंक के चार्जेस, बैंक के जो चार्जेस रहते हैं वो देखना है। फिर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है बैंक का अभी जो इंश्योरेंस वाला पार्ट, फर्नीचर का, स्टेशनरी का इंश्योरेंस वाला पार्ट जिसको बोलते हैं जीएडी पॉलिसी। फिर आपको देखना है बैंक का जो आपका कैश मैनेजमेंट सर्विस, कैश मैनेजमेंट सर्विस का टाई अप किसका है, बैंक का कैश मैनेजमेंट सर्विस। फिर एक इम्पोर्टेंट होता है बैंक का इंटरनल ऑडिट सिस्टम, जिसको राफिया ऑडिट बोलते हैं या कॉन्करेंट ऑडिट बोलते हैं, ये सारा ऑडिट सिस्टम, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका बहुत ही अव्वल दर्जे से प्रमोशन एग्जाम जाएगा। और फिर भी कोई दिक्कत है, मैं तो हूँ ही लगातार, मैं तो यूं ही बात करते करते आपको सिखा दूंगा, है ना। आप अगर ऐसे ही साथ बने रहे तो आप सब सीख जाएंगे, यकीन मानिए इसमें बहुत ताकत है। तो ये पूरे स्ट्रेटजी का हिस्सा है। अगला फिर आता है हिंदी। हिंदी के लिए आपको कुछ मटेरियल्स मैं प्रोवाइड करता हूँ, कुछ मटेरियल आप जो है पढ़ते पढ़ते, जैसे कि इन्होंने आर्टिकल कुछ पढ़ा, आप जो है कुछ अपना आईबीपीएस के जो बुक्स मिलते हैं हिंदी के क्लरिकल लेवल के, वो थोड़ा देख लीजिएगा तो आपको प्रैक्टिस हो जाएंगे। और ज़्यादातर सवाल जो हैं आप उसमें से 60 to 70% सवाल आप खुद कर लेंगे, 30% सवाल के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक सुझाव ये है कि जब भी आप प्रमोशन एग्जाम में जाएं तो पहले बैंकिंग वाला हिस्सा कर दें, बैंकिंग वाला हिस्सा कर दें, क्योंकि आप में इसमें कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े होते हैं, उतना ज़्यादा घुमाने फिराने की बात नहीं। कई बार तो शुभम जी बोले सर सवाल कौन पढ़ेगा सर, सीधा आंसर, बाद में सवाल रात को पढ़ेंगे ना आपके साथ है ना। हम अभी तक बोले नहीं कि ये सैंक्शन लिमिट 4 लाख 5 लाख है, स्टॉक 6 लाख, ये तो सवाल भी नहीं पढ़े, तो जवाब दे के आ गए, बोले सर शाम को पढ़े, मतलब हार्डली 4.5 लाख सर। 4.5। देखो देखो अभी देखो सवाल सुना ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य है बैंकिंग को, इसका उद्देश्य ये था बैंकिंग को पहले कर लीजिए, एक सवाल पे 30 सेकंड खर्च करना, ठीक है, एक सवाल पे 30 सेकंड खर्च करिए। फिर उसके बाद जब बच गया तब हिंदी में एक्सरसाइज करिए, हिंदी को दोबारा पढ़ लीजिए, हो सके तो लिख के देख लीजिए, फिर आपको उत्तर समझ में आ जाएगा, है ना। तो हिंदी में आपको जैसा कि इन्होंने कहा 17-18 उनको लग रहा है कि अच्छे हो गए होंगे, सही हुए हैं, हुए भी होंगे तभी सफल हैं, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। आप यकीन करिए कि आप इस कंपटीशन का अगर इस हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो आपको उतनी तैयारी करनी पड़ेगी, पंचसूत्र का पालन करना पड़ेगा, है ना, पंचसूत्र का पालन करना पड़ेगा। पहला सूत्र क्या है शुभम जी? रेगुलर स्टडी सर। रेगुलर स्टडी, बहुत बढ़िया। दूसरा सूत्र क्या है राजू जी? पहला है सूत्र रेगुलर स्टडी, दूसरा है रेगुलर नोट्स कीपिंग, मतलब नोट्स बनाना, तीसरा है रेगुलर मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट रेगुलर करना है, चौथा है रेगुलर अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझना है, उसको भी ना समझना है, और अगला है आपका दोहराना, जिसको बोलते हैं रिपीट करना। किसी वीडियो को आप रिपीट करके देखते हो तो याद करने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद याद हो जाता है। तो पढ़ना, लिखना, समझना और दोहराना और अभ्यास करना, ये पंच सूत्र है, पढ़ना, लिखना, समझना
और दोहराना और अभ्यास अभ्यास करना और ज्यादातर सवालों का अभ्यास करना। क्योंकि जैसे शुभम जी ने एक बात कही है आज, आपने ध्यान दिए होंगे कि मॉक टेस्ट का फायदा क्या होता है। मैं तो सेशन में, चलो आपको 10 मिनट का सेशन या 50 मिनट का सेशन में आपको बता दिया चीजें, अब मॉक टेस्ट दिया तो उसमें आपसे अगर 10 सवाल नहीं बने तो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा वो 10 सवाल कि यार इसके लिए मुझे क्यों क्या नहीं पढ़ना है। तो आपको एक आइडिया मिल गया मेरे मॉक टेस्ट से कि सर ये 10 सवाल में नहीं जाना, मतलब अभी भी पढ़ना बाकी है, तो जाके पढ़ लोगे। क्या प्रियॉरिटी सेक्टर में से अगर 10 सवाल नहीं बने तो आप अंदर घुस के देखोगे कि हाउसिंग लोन में क्या है, क्या सवाल है अभी अंदर, है ना। तो ये हमारे माइंड में, जैसे बोलते हैं ना, कोई कील नहीं जा रहा है तो ऐसे 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 ठोक के ऐसे ले जाना है अंदर, तो उस तरह से हम लोग अंदर ले जाते हैं। पूरा खेल जो है अपने माइंड में ले जाइए इंफॉर्मेशन और सब चीज हो जाएगा। कोई साथी हमारे शुभम जी से बात करना चाहेगा, कुछ पूछना चाहेगा, उनको बधाई देना चाहेगा तो पूछ सकते हैं, फिर हम लोग 2 से 3 मिनट में सेशन कंक्लूड करेंगे। आज जितनी बातें इंपॉर्टेंट हमने आपको बताई है वो राजू नारायण जी ने नोट किया है, वो मुझे व्हाट्सअप करेंगे, फिर मैं एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना के आपको साझा कर दूंगा। शुभम जी कुछ कह रहे थे? सर मैं ये कह रहा था सर कि जब एग्जाम हम लोग के पास समीप होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्चुअली मार्केट जो अपना आसपास रहता है, बहुत सारे रूमर्स होते हैं, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। इसीलिए वो 3 महीने की जो तैयारी होती है, जब आप पढ़े रहते हैं ना, तो आपको कहीं हिलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक स्टैटिक वे में तैयारी करो। आपकी स्ट्रेटजी जब मजबूत होगी ना, तो अच्छे से अच्छा आप एग्जाम को अच्छे वे में कर सकते हैं। अच्छे नंबर आना बहुत जरूरी है। ओके, हम लोग अभी आज के सेशन में बहुत सारी चीजें बताएं कि पढ़ना क्या है, थोड़ा सा एक इससे एक मिनट में एक चर्चा करके ये बताते हैं कि छोड़ना क्या है। बताइए शुभम जी, छोड़ना क्या है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपने पढ़ी और काम की नहीं निकली, एक दो चीजें बता दीजिए। सर अब जैसे अभी हम लोग कलर थे मान लीजिए, तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा सर इंटरनल घुस कर एडवांस में नहीं पढ़ना है। अपने को अभी अपने को एग्जैक्ट। ऊपर ऊपर देखना है, एज क्या है, परसेंटेज क्या है, क्राइटेरिया क्या है। आप एक बार डालिए, उसको नोट्स करिए, दोबारा सर्कुलर पढ़ने की जरूरत नहीं है जब तक कि वो अपडेट नहीं हो जाता। अपडेशन का तो एक पेज का सर्कुलर आता है सर, बाकी तो मास्टर सर्कुलर ही बड़े होते हैं। तो एक बार नजर डालना है और अपने को ज्यादा टाइम इधर उधर इन्वेस्ट नहीं करना, ये वीडियो देख लेते हैं, वो चैनल देख लेते हैं, या फिर ये बुक देख लेते हैं। नहीं, ये वीडियो, मेरा यकीन मानिए, विजय सर का जो वीडियो है सफिशियंट है। जो सर स्ट्रेटजिक बता रहे हैं, इंटरनल जो भी है बैंक का, वो आपको अपने हिसाब से देखना होगा। वो अपडेट कर लिए, आपको कोई नहीं रोक सकता है। बाकी आपको भगवान पे, खुद पे, गुरु जी पे विश्वास करना होगा। यस, विश्वास तो बहुत जरूरी है। पहले विश्वास करना होगा कि मैं जिस उद्देश्य के लिए निकला हूं वहां पहुंचूंगा। ठीक है, जिस तरह बिल्कुल आप वो एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं ना, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, तो क्या है, भरोसा ये रहता है ना राजू जी कि हाँ मैं पहुंच ही जाऊंगा, ट्रेन में बैठ गया मतलब पहुंच जाऊंगा, यस ये रहता है सर। ना, सर। कोई डाउट नहीं रहता। कहीं भी जाओ आप, है ना, कहीं भी जाते हैं तो ये डाउट नहीं रहता कि वहां पहुंचूंगा नहीं पहुंच, साधन में बैठ गए सर पहुंच गए। तो ठीक उसी तरह ये साधन में बैठे हैं, देखो हमारे शंकर जी को देखो, उनको एकदम आश्वस्त है, हम तो सर हम तो पहुंच ही रहे हैं, आप जहाँ पहुंच रहे हो हम क्या है, हम तो बैठे सर, सीट रिजर्व है हमारा, ये देखो सीट बेल्ट लगा दिया उन्होंने, है ना, सैन कक्षा। सही बात है सर। हाँ, तो कहने का आप साधन में बैठ गए हैं, हवाई जहाज में बैठ गए हैं, आप पहुंच जाएंगे, बशर्ते आपको विश्वास होना चाहिए, और विश्वास खुद पर होना चाहिए। और जब विश्वास है तो आपने आधी जंग जीत ली है। ठीक बाकी जो है है। उस महफिल में रहिए, उस माहौल में रहिए और उस स्टडी में रहिए, आप सफल हो जाएंगे। और जो है हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना है, जो भी होता है हमारे लिए अच्छा होता है, आज के बाद जो भी होगा मेरे साथ बहुत ही अच्छा होगा, ये भाव आपके अंदर होना चाहिए। जो भी हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है, जो भी होगा बहुत ही अच्छा होगा, जो हुआ बहुत ही अच्छा हुआ, ये भाव आपके मन में है तो आपको शिकवा शिकायत नहीं होगा। हर घड़ी आभार व्यक्त करिए, भगवान, कमी में भी आपको आभार व्यक्त करिए, आज मेरे घर में अन्न का एक दाना नहीं है फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं सांस ले रहा हूँ, मुझे पानी पीने के लिए मिल रहा है। अन्न नहीं मिला शिकायत मत करिए कि मुझे अन्न नहीं मिला, आज खाने के लिए नहीं मिला, शिकायत मत करिए आप। एक अभी मैं बता रहा हूँ एक घटना 2 दिन पहले संडे को हमारे एक साथी का एक्सीडेंट हो गया। कार चला रहे थे, ऑफिस आ रहे थे, मैं भी ऑफिस जा रहा था, दोनों साथ में मतलब बैठने वाले थे, काम करने वाले।
लेकिन उन क्या वो एक जो बाइकर्स आते हैं स्पीड वाले बाइकर, शंकर जी स्पीड वाले बाइकर आते हैं ना ऐसे जिग जैग चला के, तो उसके चक्कर में ये उनको बचाना है करके ना पूरा डिवाइडर तरफ कर दिए, पूरा गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा वो नुकसान भी हो गया। लेकिन मैंने उनको एक ही बात बताई, सर सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करिए कि किसी को खरोच तक नहीं आई, किसी एक जान माल का नुकसान नहीं हुआ, आपको ईश्वर ने बचाया। ठीक है निर्जीव वस्तु नुकसान हुआ लेकिन बचाया ईश्वर ने। देखिए आप उसका आभार व्यक्त करिए। बुरा से बुरा समय आपके साथ आता है तो उसका आभार व्यक्त करिए। आज मेरे पास जैसे मैंने बताया उदाहरण, आज खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है, लेकिन भगवान मेरी सांसें तो चल रही, मैं स्वस्थ तो हूँ, मैं अस्पताल में तो नहीं हूँ, मैं अच्छा तो हूँ, मैं अपने परिवार के साथ तो हूँ। ये समय भी गुजर जाएगा, है ना। कोई समय रुका है क्या? सतीश चंद्र जी आप तो बहुत समय देखे होंगे, आप बताइए कोई समय रुका है? जब सुख वाला नहीं रुका है तो दुख वाला क्या रुकेगा? सर एक समय रुका था जब कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, तब समय रुका था। वाह, ये तो हमारे शंकर भगवान बोलेंगे तो मानना ही पड़ेगा, है ना। ये तो बात है, शंकर जी बोल दिए तो मानना ही पड़ेगा, रुका होगा, है ना। ये देखो कितनी अच्छी नॉलेज बता दी उन्होंने, रुका होगा। तो देखिए ज्ञान जहां देते हैं वहां समय रुक जाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? जहां पर ज्ञान मिलता है, जहां ज्ञान बांटा जाता है वहां समय रुक जाता है। अभी 1 घंटा आप लोगों के लिए रुका हुआ है ना, नहीं तो अभी तक समय चला गया रहता आपका। तो ये उसका हमारे शंकर जी ने जो बताया उसका मैंने रूपांतरण कर दिया शुद्ध भाषा में, कि जब ज्ञान आपको मिलता है तो वहां पर रुक जाइए, ज्ञान को ग्रहण करिए विनम्रता के साथ और अपने जीवन में उसको आत्मसात करिए, जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि बिना विनम्रता शिक्षा नहीं होती। दीक्षा बोलते ना, दीक्षा बिना पूर्ण समर्पण दीक्षा नहीं होती, बिना विनम्रता शिक्षा नहीं होती। शिक्षा वह जो किसी के जीवन और चरित्र का गठन कर दे, केवल जानकारी इकट्ठा करना शिक्षा नहीं होती, केवल जानकारी इकट्ठा करना शिक्षा नहीं होती। तो दक्ष होना मतलब समर्पण चाहिए, शंकर जी की तरह। देखिए हैं, घर वाली गुस्सा कर रही थी फिर भी आ गए लड़ाई झगड़ा करके, नहीं हम तो क्लास करेंगे देरी से हम तो करेंगे क्लास। बिना पूर्ण समर्पण दीक्षा नहीं होती। दीक्षा का मतलब आपने दीक्षांत ले लिया, ठीक है, तो बिना समर्पण चाहिए। बिना पूर्ण समर्पण दीक्षा नहीं होती, बिना विनम्रता शिक्षा नहीं होती। विनम्र चाहिए शिक्षा के लिए, विनम्रता चाहिए शिक्षा के लिए। और शिक्षा वह जो किसी के जीवन और चरित्र का गठन कर दे, केवल जानकारी इकट्ठा करना शिक्षा नहीं होती। तो जानकारी तो सबके पास है ना शुभम जी, जानकारी सबके पास है ना। जैसे कि सुबह घूमना अच्छा होता है ना, पार्क में घूमना अच्छा होता है, जानकारी सबके पास है, लेकिन फायदा किसको होगा? ये तो शंकर जी को होगा, क्योंकि सुबह सुबह घूमते हैं तो चलिए आज हमारे शुभम जी का शुभ दिन है और शुभ रात है, तो हम लोग को भी शुभकामनाएं मिल गई, हमारे तमाम साथियों को शुभम की ओर से। और हम शुभम के शुभ जीवन के लिए और आने वाले शुभ दिवस के लिए और तमाम चीज़ें जो उनके जीवन में हमेशा शुभ ही होगा, क्योंकि उनका नाम भी शुभम है। तो शुभम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं करते हैं, उनको बधाई देते हैं। और आज उन्होंने जो चर्चा की वो हमारे साथियों के लिए वो अच्छा होगा। तो हम कहते हैं कि हमारे राजू जी है जो हैं उनका धन्यवाद कर देंगे। तो राजू नारायण जी हमारे शुभम जी का धन्यवाद कर दीजिए, उनको बधाई दे दीजिए और आज के सभा समाप्ति की घोषणा कर दीजिए। धन्यवाद सर। आज मैं बहुत ही अति प्रसन्न हूँ, खुश हूँ और इसी के साथ आपका आभार भी प्रकट करता हूँ कि आपने ये शुभ कार्य मुझे सौंपा है। और इस आज के लेट नाइट सेशन में सम्मिलित हुए सभी अपने साथी और अपने गुरुदेव का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए मैं खास करके अपने विशेष जो आज सफलता प्राप्त किए हैं हमारे साथी शुभम जी, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। साथ में उनको हम सभी साथियों की तरफ से आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला। और चूंकि आज आप सफल हुए हैं तो मैं सोच सकता हूँ कि आज का जो समय है, आज का जो टाइम है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे होंगे, बहुत सारे परिचित के, बहुत सारे फैमिली मेंबर के, लेकिन इन सबों के बीच आपने हमारे बीच अपने अनुभव को, अपने संघर्ष के समय को साझा किया। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद।
और साथ में अपने गुरुदेव विजय सर को भी बहुत बहुत आभार कि शुभम जी को उन्होंने जोड़ने का काम किया और हम लोगों का मार्गदर्शन किया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत बढ़िया, वाह, ये तो बहुत अपना अच्छा है। देखिए इसने मैं इसलिए सिखाता हूँ, ये कला चाहिए एज ए बैंकर में, है ना। कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। एक बैंकर को 5 ताकत चाहिए, 5 पावर चाहिए। पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ करेज, पावर ऑफ कोलैबोरेशन, पावर ऑफ कम्युनिकेशन एंड पावर ऑफ पेशेंस। 5 आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ करेज, पावर ऑफ कम्युनिकेशन, पावर ऑफ कोलैबोरेशन एंड पावर ऑफ पेशेंस। ये 5 नॉलेज चाहिए और तब आप बेहतर बैंकर होंगे। शुभम जी, जाने से पहले हमारे साथियों का हौसला अफजाई कर दीजिए, उनको थोड़ा शुभकामनाएं दे दीजिए। और आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आप प्रमोट हुए हैं। आप यकीन करिए, आप जितना खुश नहीं होंगे उससे ज़्यादा हम खुश हैं, क्योंकि आप एक गौरव बने हैं अपने परिवार के लिए। सबसे ज़्यादा खुशी की बात आपके माँ बाप के लिए, आपके भाई बहन के लिए, आपके साथ जुड़े हुए जो आपके जो अति घनिष्ठ लोग हैं उनके लिए खुशी है। उनका हमेशा ख्याल रखिए, उनको खुश रखिए। थैंक यू सर। मैं अपने सभी अगले सेशन में बैठने के लिए, जो प्रोन्नति में बैठने के लिए अपने विजय सर के वीडियो क्लासेस से जुड़े हैं, वो आपको ढेर सारी बधाई सर। जिस तरह से बताएं, जो स्टेप बताएं उनको अच्छा से फॉलो करें। कहीं किसी तरफ झांकने की जरूरत नहीं है, आपका निश्चित प्रमोशन होगा, ये हमारी गारंटी और विश्वास दोनों है। बहुत बढ़िया। तो साथियों, आज का सेशन थोड़ा स्ट्रेटेजिक था। मैं वैसे तो आज सेशन करने वाला नहीं था, लेकिन खाते समय जो है मुझे सेशन करने की याद आ गई और बार बार शुभम जी भी फोन कर रहे थे बहुत सारा, तो इसलिए हम लोग सेशन में चर्चा करने के लिए आए। आशा करता हूँ कि इससे आपको एक रास्ता मिला होगा, एक 4 लेन रोड मिला होगा, और इस 4 लेन रोड में आप डबल इंजन की अपनी जो प्रमोशन की तैयारी का गाड़ी जो है चलाएंगे और सफलता को मिलेंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, उज्जवल भविष्य, सकुशलता और स्वस्थता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। एक शानदार रात आपको दे रहा हूँ। इस रात में आप विश्राम करिए और नई तैयारी के साथ फिर मुलाकात करेंगे। अगले सेशन हम लोग इंटरनल सेशन करेंगे मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के सर्कुलर्स आ गए हैं और उनके जो है हम लोग सीरियल वाइज जिन पर हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की हैं वैसे वैसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। चलिए फिर मुलाकात करता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।